हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स वाले सेमेस्टर 5 का वन ऑफ द बेस्ट कोर पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज गेम थ्योरी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन। ये जो बेसिकली आपका पेपर है, इसमें हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ गेम के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपने क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक पढ़ा था मार्केट स्ट्रक्चर। वहाँ आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। जैसे कि अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन, आपने मोनोपोली के बारे में पढ़ा, मोनोपोलिस्टिक के बारे में पढ़ा। इन्हीं में से एक टाइप था मार्केट स्ट्रक्चर का, दैट इज ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। ओलिगोपोली मार्केट के अंदर में आप पढ़ते थे फ्यू सेलर से, कुछ फीचर्स आपने पहले से पढ़कर आप आ चुके हैं, ठीक है। तो ओलिगोपोली के अंदर में जो भी फर्म्स है, वो फर्म्स किस तरीके से परफॉर्म करती है, किस तरीके से एक दूसरे से compete करती है। अगर कोई एक फर्म कोई प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई एक्शन ले रहा है, तो उसका किस तरीके से दूसरा फर्म रिएक्शन देगा, किस तरीके से काउंटर एक्शन करेगा। इन्हीं सब चीजों के बारे में आप पढ़ोगे गेम थ्योरी के पेपर में। मेनली देखा जाए तो ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आप गेम थ्योरी के प्रोस्पेक्टिव से करने वाले हैं। मतलब किस तरीके से जो ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर में फर्म्स है, वो कैसे आपस में compete करेंगे, उसी चीज को आप यहाँ पढ़ने वाले हो, जिसमें पेपर का नाम आपको दे रखा है गेम थ्योरी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन। ओके। सो अगर मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में बताऊं, जैसे कि आज की क्लास का एजेंडा होगा कि पहले मैं थोड़ा आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, इसके बाद मैं आज की क्लास में इस पेपर को स्टार्ट भी करूंगा, जैसे कि इसके जो बेसिक टर्म्स वगैरह है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सिलेबस को देखते हुए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो ये पेपर के अंदर में आपको जो डिफरेंट ऑथर्स के बुक को फॉलो करना है, एक तो ऑसबॉर्न को और दूसरा वाटसन को, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको ऑसबॉर्न के बुक से पढ़ने, कुछ चैप्टर्स, और कुछ चैप्टर्स आपको वाटसन के बुक से पढ़ने। और अगर मैं यूनिट वाइज बताऊं तो टोटल 5 यूनिट्स के अंदर में ये आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहले यूनिट के अंदर में आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि गेम थ्योरी क्या होता है, इसके अंदर में साइमल्टेनियस गेम क्या है, फिर इसके बाद डोमिनेंस क्या होता है, नेस इक्विलिब्रियम क्या होता है, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी क्या होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। इसको कहाँ से पढ़ना है, तो जैसा कि आपको बताया गया कि ऑसबॉर्न से आपको चैप्टर नंबर 2 करना है, जिसमें कि कुछ टॉपिक्स आपको, कुछ ऐसे सेक्शन है जिसको आपको छोड़ देने हैं। वाटसन से आपको चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 11 करने हैं। मतलब आपकी सिलेबस में मेंशन किया गया। सिमिलरली यूनिट नंबर 2 के बारे में आपको क्या पढ़ना है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्सटेंसिव फॉर्म, एक तरीके से देखा जाए सिक्वेंशियल गेम के बारे में पढ़ना है। और इसके लिए आपके पास एक ऑसबॉर्न का बुक लगा हुआ है, जहाँ पे चैप्टर नंबर 5 आपको करने हैं, एंड कुछ चीजें यहाँ पे भी आपको कुछ सेक्शंस छोड़ने। सिमिलरली जब यूनिट नंबर 3 की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको टॉपिक्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने हैं। सो ये अभी आपको ऑसबॉर्न से करना है, एक तो चैप्टर नंबर 3 और एक चैप्टर नंबर 6। और यहाँ पे भी कुछ चीजें आपको स्किप करनी है, जो स्किप करनी है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 4 के अंदर में इनकम्प्लीट अभी तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चल रहा था, अब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन पूरा हमारे पास नहीं होगा। उस टाइम पे किस तरीके से फिर हम लोग एक तरीके से गेम के सॉल्यूशंस को निकाल पाते हैं, बेस नेस कैसे निकलता है, तो उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो और यूनिट नंबर 5 की बात करूँ तो कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दे रखा है। मतलब जब हम लोग हर एक यूनिट को पढ़ेंगे तब समझ में आ रहा है। मतलब अभी फिलहाल मैं किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के कंसेप्ट के बारे में बता दूंगा तो भी आपको समझ नहीं आने वाला, क्योंकि एक तरीके से बिल्कुल नया पेपर है। तो हर चीज आपको बेसिक से पढ़ना है। मैंने नॉर्मली आपको ये बता रहा हूँ कि सभी यूनिट जो है वो दो डिफरेंट ऑथर्स के क्रॉसपोर्ड में ही कराया गया है, या तो ऑसबॉर्न या तो वाटसन। पहले यूनिट के अंदर में आपको ऑसबॉर्न के कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, कुछ वाटसन के। यूनिट नंबर 2 की बात करूँ तो ओनली ऑसबॉर्न से करना है, यूनिट नंबर 3 ऑसबॉर्न से करना है, फिर यूनिट नंबर 4 एंड 5 आपको वाटसन से करना है। ओके। तो एक तरीके से दोनों बुक को देखा जाए तो दोनों बुक की इंपॉर्टेंस एक तरीके से इक्वली है, बट वाटसन का पार्ट थोड़ा ज्यादा है यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 5 के कोरस्पॉन्ड में देखा जाए तो। मतलब यूनिट नंबर 4 एंड 5 को देखोगे तो वाटसन से आपको चैप्टर 24 25 26 27 चार चैप्टर्स करने पड़ेंगे। 5 से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 28 चैप्टर नंबर 29, ये दो करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से वाटसन के चैप्टर का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। बट हाँ, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों ही बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। चलिए। सो अच्छा, मैं आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाऊंगा, मेरा पहला कंसेप्ट ये हुआ कि गेम थ्योरी क्या है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये पहले मैं अपनी तरीके से समझाऊंगा आपको, मतलब बिना किसी बुक को फॉलो किए। ऑसबॉर्न में क्या लिखा हुआ है, वाटसन में क्या लिखा हुआ है, उसको डायरेक्टली फॉलो किए हुए मैं सबसे पहले शुरुआत के 1 2 क्लास में आपको कुछ चीजें समझाऊंगा अपने तरीके से। और जैसे ही मैं अपने तरीके से समझा दूंगा तो आपका एक बेस बन जाएगा। और जैसे ही बेस अच्छा बन गया, फिर आप आराम से ये सारे बुक को फॉलो कर सकते हो। मतलब डायरेक्टली चाहोगे कि मैं ऑसबॉर्न से पढ़ना स्टार्ट कर दूं, तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा।
कई सारी चीजें हैं जो आपको पहले अलग से समझनी पड़ेंगी, सो डैट कि आप ऑसबॉर्न के चैप्टर नंबर 2 को डायरेक्टली स्टार्ट करो। तो जो चीजें आपको पहले से समझनी है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गेम थ्योरी का पेपर। गेम थ्योरी, ओके। और ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। आगे बहुत ऐसे प्लेस पे आपको इस टॉपिक का काम आएगा। अगर आप आगे चल के हमें इकोनॉमिक एंट्रेंस देते हो, या कहीं से इकोनॉमिक बेसिकली मास्टर इन इकोनॉमिक्स करते हो, या इकोनॉमिक्स फील्ड पे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक देते हो, मतलब कोई भी एग्जाम देते हो, तो यहाँ पे गेम थ्योरी के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे आप। तो गेम थ्योरी का अच्छा पार्ट है, ठीक है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे गेम थ्योरी के अंदर में किसी पर्टिकुलर टाइप के गेम आपको नहीं खेलने हैं, ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है, वहाँ पे फ्यू सेलर्स अवेलेबल होते हैं। कोई भी एक सेलर, कोई भी पर्टिकुलर, मान लेते हैं फ्यू फर्म्स अवेलेबल है, तो कोई भी एक फर्म्स क्या डिसीजन लेगी या कोई भी एक प्लान बनाती है, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे फर्म को भी पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एकेडमिक लेवल से पढ़ा है ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर में, कि जो कोको कोला एंड पेप्सी है, ये दो ऐसी कंपनी है जो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर में लाई करती है। फ्यू फर्म्स है, मतलब बड़े बड़े देखा जाए तो ये दो कंपनी है, एक तो कोको कोला एक तो पेप्सी, ये आपस में compete करते हैं, ठीक है। अगर कोको कोला कंपनी किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लान को इंप्लीमेंट करती है, कोई भी एक्शन लेती है, तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो पेप्सी को भी आएगा। अगर कोको कोला ने कोई प्लान को इम्प्लीमेंट किया है, कोई भी एक्शन लिया, तो उसका इम्पैक्ट पेप्सी वाले कंपनी को भी पड़ेगा। तो उस इम्पैक्ट से बचने के लिए पेप्सी वाले कंपनी को भी कोई ना कोई पर्टिकुलर एक्शन लेना पड़ेगा, इन रिएक्शन ऑफ जो कोको कोला ने एक्शन लिया। कहने का मतलब ये कि अगर मैं कोको कोला फॉर्म्स हूँ, मतलब मैं कोको कोला का मालिक हूँ और आप पेप्सी के मालिक हो, तो अगर मैं अपने कंपनी के लिए कोई भी प्लान लेकर आ रहा हूँ, कोई भी प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ या कोई एक्शन ले रहा हूँ, तो इससे इम्पैक्ट आपकी कंपनी को भी पड़ेगा। तो इस चीज को बचने के लिए, इस इम्प्लीमेंट जो इम्पैक्ट आपको कंपनी को पड़ रहा है, तो उस नेगेटिव, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है डेफिनेटली, या पॉजिटिव भी पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि मैं कैसे एक्शन ले रहा हूँ। तो लेट सपोज कि मैंने जो भी एक्शन लिया उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको पड़ेगा, तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, एक एक्शन लेना पड़ेगा। मेरे एक्शन के करॉस्पॉन्ड में जो आप एक्शन ले रहे हो उसको एक तरीके से रिएक्शन भी बोल सकते हो या काउंटर एक्शन भी बोल सकते हो। तो ये सब चीजें जो हो रही है ना, तो इसी को एक गेम में हम लोग लेकर चलेंगे। मतलब ये एक तरीके से गेम है, एक बेसिकली मान लेते हैं कि हम दो प्लेयर हैं और आपस में जो भी एक्शन ले रहे हैं और उस एक्शन से जो पे ऑफ्स वगैरह बनेंगे, उन सब चीजों के बारे में डील कर रहे हैं, और इन्हीं सब चीजों को हम लोग गेम का नाम दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया, और बेसिक चीजें कि कैसे कोई फर्म कोई भी रिएक्शन या कोई भी एक्शन लेगा तो उससे क्या पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट या इम्पैक्ट दूसरे फर्म को पड़ेगा, तो उससे वो जो बेसिक रिएक्शन लेगा, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो भी आप ये गेम थ्योरी पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपको तीन डिफरेंट चीज, जो तीन डिफरेंट टर्म्स है, वो बार बार आपको रिपीट होगा। मतलब हर जगह आपको ये तीन डिफरेंट टर्म्स से डील करना पड़ेगा। और वो तीन डिफरेंट टर्म्स क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। एक टर्म है आपका, दैट इज प्लेयर, प्लेयर्स, ठीक है। अब ये प्लेयर्स क्या है, तो जिस भी, जैसे मान लेते हैं मैं ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो जो इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर में, इस मार्केट के अंदर में जितने भी फर्म्स हैं, उन्हीं सभी को हम लोग प्लेयर्स कहेंगे। या पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रेटेजी प्लान हो रही है, या पर्टिकुलर कोई भी एक्शन हो रहा है, तो उस एक्शन में जितने भी लोग इन्वॉल्व है या जितने भी फर्म्स इन्वॉल्व है, वो मेरा प्लेयर्स कहलाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं मैं कोको कोला एंड पेप्सी की बात करूं, तो इस वाले मार्केट में, सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट के अंदर में, कोको कोला एंड पेप्सी ये दो प्लेयर्स, ठीक है। जो फर्म्स होते हैं मार्केट के अंदर में, जितने भी फर्म्स होते हैं, उसको हम लोग प्लेयर्स कहते हैं, ठीक है। अब वो जो प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, तो वो एक तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी क्या होता है कि मान लेते हैं मैं फॉर्म्स हूं या मैं एक प्लेयर हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेटेजी प्लान करूंगा किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर। बेसिकली मैं एक प्लान बनाऊंगा, एक एक्शन लूंगा, तो इसी चीज को बोलते हैं स्ट्रेटेजी। अच्छा, यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे अपने गेम थ्योरी के अंदर में कि जो प्लेयर्स होगा वो एक रैशनल प्लेयर होगा। रैशनल प्लेयर इन द सेंस क्या, कि मेरे को, मैं जो भी एक्शन ले रहा हूँ, उसका क्या आउटकम आएगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, मतलब उससे क्या बेसिकली मिलने वाला है, ये मेरे को पता होगा। मतलब मैं जो कर रहा हूँ तो उससे क्या आउटकम्स निकलेगा, या इसका क्या इम्पैक्ट मेरे मेरे ऊपर पड़ेगा, वो मेरे को पता है। बाकी दुनिया पे क्या होगा उसका मुझे नहीं लेना देना, बट मैं जो भी काम करूंगा, जो भी एक्शन लूंगा, उससे मेरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे को क्या आउटकम मिलेगा, ये मेरे को पता है। तो प्लेयर क्या है, एक तरीके से रैशनल है।
और हर एक प्लेयर इलिजिबल होते हैं कि वो अपने लिए बेस्ट डिसीजन को चूज कर सके। मतलब मैं एलिजिबल हूँ, मेरे पास इतना स्किल है कि मैं अपने लिए कोई भी बेस्ट डिसीजन, जो भी मेरे लिए बेस्ट डिसीजन होगा, मैं उसको चूज कर सकूँ। ठीक है। तो प्लेयर क्या होता है वो समझ में आ गया। स्ट्रेटेजी मतलब जो मैं प्लेयर हूँ, बेसिकली मैंने जो प्लान बनाया है, जो मैंने एक्शन लिया है किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेटेजी। तीसरा क्या होता है? तीसरा टर्म होता है पे ऑफ। अब ये पे ऑफ क्या है? तो कहने का मतलब जो मैंने प्लान बनाया, जो मैंने एक्शन लिया, और यू कैन से जो मैंने स्ट्रेटेजी प्ले किया था, उसका जो मेरे को रिजल्ट मिला, जो आउटकम मिला, उसी को हम लोग बोलेंगे पे ऑफ्स। आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो पे ऑफ्स है, ये किसी भी नेचर का हो सकता है। मॉनेटरी टर्म का भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी टर्म का भी हो सकता है। मतलब मैं अगर स्ट्रेटेजी प्ले कर रहा हूं, तो ये स्ट्रेटेजी भी किसी पर्टिकुलर तरीके का हो सकता है। सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल कहने का मतलब क्या है? कि मैं जो प्लान कर रहा हूँ या मैं जो एक्शन ले रहा हूँ, वो किसी पर्टिकुलर अपने, मान लेते मैं कोका कोला का मालिक हूं, तो मैं अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन ले रहा हूँ, क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन ले रहा हूँ, या फिर मैं जो एक्शन ले रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन ले रहा हूँ, या फिर मैं इट सपोज देखा जाए तो रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन ले रहा हूँ, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन ले रहा हूँ। तो स्ट्रेटेजी सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो ये जो मैंने अभी नाम लिए, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ये सब एक तरीके से सिंपल स्ट्रेटेजी है। मतलब मैं सिंपल तरीके, सिंपल चीजों को फोकस कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से होगा कि मैं कंपनी हूं, मैं ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ सो डैट कि मैं अपने कंपटीटर को थोड़ा परेशान कर सकूं। मान लेते हैं कि मैं कोका कोला कंपनी का मालिक हूं, तो मैं पेप्सी को परेशान करना चाहता हूँ। तो मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया और पेप्सी कंपनी में एक तरीके से उसको जाकर बोला कि आप पेप्सी कंपनी में काम करो। तो मैंने हायर किया है, बट मैंने उसको बोला पेप्सी में जाके काम करो और वहां की चीजों को मेरे को समझाओ। मतलब एक तरीके से मैं कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी प्ले कर रहा हूँ सो डैट कि मैं सामने वाले कंपनी को हरा सकूं और मैं जीत सकूं। एक तरीके से मैं गेन कर सकूं और सामने वाले को लॉस करा सकूं। तो स्ट्रेटेजी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, क्वालिटी नेचर का, क्वांटिटी नेचर का। सिमिलरली पे ऑफ्स भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अगर मैं प्रॉफिट, रेवेन्यू, इन सब की बात करूंगा तो मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूंगा तो ये नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है। तो पे ऑफ्स क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है कि मैं किस पर्टिकुलर चीज के लिए स्ट्रेटेजी प्ले कर रहा हूँ, मतलब किस चीज के लिए मैं गेम खेल रहा हूँ। ठीक है। जो तीन टर्म्स है, एक तो प्लेयर, आई होप प्लेयर क्या होता है समझ में आ गया आपको। एक तो स्ट्रेटेजी, ये क्या होता है ये भी समझ में आ गया। तीसरा पे ऑफ्स। ओके। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब गेम थ्योरी जो आप पढ़ रहे हो इसका क्या मतलब है, ये मैं थोड़ा आपको लिखवा रहा हूँ। वैसे डायरेक्टली पेपर में नहीं पूछता, बट कई बार ऐसा होता है कि डेफिनेशन टाइप पूछ लेता है, तो ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं गेम थ्योरी के बारे में। ओके। सो गेम थ्योरी क्या है? कहता है अ गेम इज एन abstract मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, या स्ट्रेटेजिक सिचुएशन लिखो पहले। सिचुएशन। ठीक है। इन विच प्लेयर्स मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ठीक है। अब आगे सुनिएगा। कहता है जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, जो ये स्ट्रेटेजी है, सो स्ट्रेटेजिक डिसीजन implies that implies that participant take into consideration participant take into consideration। ठीक है। that impact of each other, impact of each other action। ठीक है। अच्छा, एक्शन ले रहा है, रिएक्शन एंड काउंटर एक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करें, मान लेते हैं मैं एक फर्म हूं, तो मैंने कोई एक्शन लिया, तो अब सामने वाला फर्म ने मेरे एक्शन को देखकर उसने कुछ रिएक्शन डाला।
अब उसके रिएक्शन को देखकर फिर मैंने कोई काउंटर एक्शन किया, तो इन सब चीजों के बारे में बता दिया, ठीक है। सो अब आगे, अ गेम हैज थ्री इसेंशियल एलिमेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। क्या सब? एक तो आपका प्लेयर्स, एक तो स्ट्रेटेजी, और एक तो पे ऑफ्स। तो अभी मैंने गेम थ्योरी के बारे में क्या लिखा है आपको, कि अ गेम इज एन abstract मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इन विच प्लेयर्स मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या करता है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन implies दैट पार्टिसिपेंट टेक्स इनटू कंसिडरेशन दैट इम्पैक्ट ऑफ ईच अदर एक्शन, रिएक्शन एंड काउंटर एक्शन। मतलब कि मैं जो भी एक्शन लूंगा, उसके बदले में जो मेरा कॉम्पिटिटिव फर्म है वो जो रिएक्शन करेगा, फिर उसके रिएक्शन से जो मैं काउंटर एक्शन करूंगा, इन सब चीजों को बेसिकली हम लोग डील करेंगे। और इस गेम का तीन डिफरेंट इसेंशियल एलिमेंट्स है, वो क्या सब है उसको देखते हैं। कहता है, पहला जो इसेंशियल एलिमेंट है दैट इज प्लेयर्स, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था। ठीक है। अब प्लेयर्स क्या है? तो कहता है अ प्लेयर इज अ पार्टिसिपेंट, इज अ पार्टिसिपेंट इन गेम, इन द गेम विथ रिस्पेक्ट टू choosing a particular course of action, a particular course of action। ठीक है। आप ध्यान सुनिएगा। इट इज अज्यूम्ड दैट, इट इज अज्यूम्ड दैट जो भी प्लेयर है, मतलब इच प्लेयर्स या इच प्लेयर हैज नेसेसरी स्किल टू चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन गिवन कंस्ट्रेंट, इन गिवन कंस्ट्रेंट। जो मैंने आपको समझाया था उसी चीज को मैंने यहाँ पे बस लिखा है, कि जो प्लेयर है वो गेम के जो पार्टिसिपेंट होंगे वो होंगे जो जिनको कि किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना है। मान लेते हैं बहुत सारे वहां पे उनके पास प्लान होगा, एक्शन होगा, उनमें से कोई पर्टिकुलर चूज करना है। और जो भी प्लेयर्स है, जो भी फर्म्स है इस गेम में, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट है, उनको इतना तो नॉलेज है, वो एक रैशनल है, इतना नॉलेज है कि उसके वो ये पता चल सके कि उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। मतलब वो जो भी चूज करेगा वो अपने बेस्ट के लिए चूज करेगा। यहाँ समझ में आ गया। चलिए, दूसरा टर्म्स मैंने आपको क्या लिखवाया था, दैट इज स्ट्रेटेजी। तो वो देखते हैं क्या होता है स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो एक इसेंशियल एलिमेंट तो ये है। सेकेंड इसेंशियल एलिमेंट क्या है? दैट इज स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी। ठीक है। सो स्ट्रेटेजी इज एन एक्शन, इज एन एक्शन। मैं अभी अगेन समझाऊंगा कि प्लेयर्स, स्ट्रेटेजी, पे ऑफ्स, ये सब क्या होते हैं, एग्जाम्पल के हेल्प से भी समझाऊंगा। बट फिलहाल अभी जो नॉर्मल आपको समझना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सो स्ट्रेटेजी इज एन एक्शन प्लान फॉर प्लेइंग द गेम, फॉर प्लेइंग द गेम। ठीक है। स्ट्रेटेजी मे बी अ सिंपल, मे बी अ सिंपल और मे बी अ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो सिर्फ ऐसे स्ट्रेटेजी मे बी अ सिंपल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी, और कॉम्प्लेक्स अभी समझाया था मैंने आपको क्या होता है। ठीक है। तो मे बी अ सिंपल और कॉम्प्लेक्स एक्शन ऐसे लिख लो। ठीक है। सो ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी सिंपल एक्शन लिख लो, ऐसा करके मे बी अ सिंपल एक्शन और कॉम्प्लेक्स प्लान that may that may be dependent on earlier action or reaction of the players, of the players। मतलब जो आप स्ट्रेटजी प्ले करोगे, जो भी आप प्लान एक्शन लोगे,
वो एक तरीके से सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। वो अर्लियर एक्शन पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर मान लेते हैं मैं किसी सामने वाले फॉर्म्स ने जो भी एक्शन लिया है उसको देखकर अब अपना स्ट्रेटेजी प्ले कर रहा हूँ, तो एक तरीके से मेरा जो एक्शन लिया गया है वो अर्लियर वाले एक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना। तो वो एक तरीके से ये लिखा गया है कि मे बी डिपेंडेंट ऑन अर्लियर एक्शन और रिएक्शन ऑफ द प्लेयर्स। ओके, चलिए इसके आगे आप इसको लिख सकते हैं, वी अज्यूम्ड दैट प्लेयर्स शैल बी रैशनल। प्लेयर जो है वो रैशनल होंगे, दैट इज taking into consideration, that is taking into consideration the entire set of action, reaction and counter action। बस अभी थोड़ा आप इसको लिखो जो मैं चीजें लिखवा रहा हूँ, इसके बाद मैं अच्छे से तीनों चीजों को एग्जांपल कैसे समझाऊं, मतलब एक तरीके से बेस्ट क्लास होगा। अगर आप पूरा देखोगे तो वो बेस अच्छे से समझ में आ जाएगा गेम थ्योरी। ठीक है, तो प्लीज क्लास के एंड तक बने रहे। सो मैंने लिखा सेट ऑफ एक्शन, रिएक्शन एंड काउंटर एक्शन ऑफ देयर, या आप इस तरीके से ऑफ देयर ऑन डिसीजन, ऑफ देयर ऑन डिसीजन। ठीक है, आगे लिखता है कि each participant believe believe that, जो राइवल होंगे उसके, दैट राइवल बीइंग रैशनल एंड shall be taking decision to maximize their payoff, तो अपने पेऑफ्स को मैक्सिमाइज करने के अकॉर्डिंग बेसिकली अपना वो डिसीजन लेगा। ठीक है, कहता है दिस, ये जो बेसिकली फैक्ट है, तो दिस फैक्ट शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन पार्टिसिपेंट agree to choose a agree to choose a पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि मान लेते हैं अगर मैं और आप प्लेयर्स हैं, तो मैं ये जानूंगा, ये समझ के चलूंगा कि आप भी रैशनल हो और आपको भी पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो आप जो आपके लिए बेस्ट है आप उसी चीज को चूज करोगे, इस बात को मैं लेकर अपना एक्शन लूंगा। समझ में आ रहा है, मतलब आपके लिए क्या बेस्ट है, इसी बात को मैं समझूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना डिसीजन लूंगा। क्लियर है, मतलब सब आपस में सारे प्लेयर ये समझ रहे हैं कि हर एक प्लेयर रैशनल है, सबके पास इतना स्किल है कि वो अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकता है। और मैं जब डिसीजन लूंगा तो मैं ये समझ के चलूंगा कि आपके लिए जो बेस्ट डिसीजन होगा आपने वही लिया होगा, और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना भी एक्शन करूंगा। ठीक है, चलिए तो ये था स्ट्रेटेजी। इसके बाद आपके पास क्या आता है, पे ऑफ, तीसरा एलिमेंट। तो पे ऑफ, तो पे ऑफ क्या होता है, कहता है एन एक्शन, जो भी आप एक्शन ले रहे हो, एन एक्शन प्लान when implemented, an action plan when implemented results into a payoff, into a payoff. Therefore, therefore, a payoff is a gain, ये गेन हो सकता है, और लॉस
that occurs to a participant, to a participant may be in monetary term, in monetary term or नॉन मॉनिटरी टर्म, और नॉन मॉनिटरी इन नेचर लिख लो, इन नेचर। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने आपको गेम थ्योरी क्या है वो समझाया, गेम थ्योरी के तीन इसेंशियल टर्म्स क्या है वो मैंने आपको बताया। तो सिंपल सी बात ये है कि मान लेते हैं एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम और आप दो फर्म्स है। नॉर्मली आपके सिलेबस में हमेशा आप जो है दो फर्म्स को लेकर ही काम करोगे, बट दो ही फर्म से ऐसा नहीं है, तीन फर्म्स भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग आगे एक्स्ट्रा पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं फिलहाल के लिए डुओपोली की बात लेके चलते हैं कि मैं और आप फर्म्स हो। अब मैं और आप मिलकर क्या कर रहे हैं, कोई प्लान बेसिकली सेट कर रहे हैं। मतलब दो प्लेयर्स है तो मैं और आप प्लेयर्स है। अब मैंने कोई एक्शन लिया या कोई प्लान मैं सेट कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं एक स्ट्रेटेजी को क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ। अब इस स्ट्रेटेजी से क्या मिलेगा, कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। तो एक तरीके से ये पूरे सिनेरियो को प्लेयर्स, स्ट्रेटेजी एंड पे ऑफ्स, इन सभी चीजों को हम लोग एक गेम की तरह ट्रीट करें। ओके, चलिए। अच्छा, जैसे ही आप गेम थ्योरी पढ़ोगे, फिलहाल सिंस आपके लिए ये नया पेपर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़ा ना नेचर के क्रॉसपोल में अलग दिखेगा। मतलब होना कुछ और चाहिए, दिमाग बोलेगा कि नहीं यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, बट हो कुछ और रहा होगा। तो कई बार ऐसे होंगे कि आपके पास कई सारे डाउट्स क्रिएट होंगे। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जो भी आपके डाउट्स क्रिएट होते हैं ना शुरुआत की कुछ क्लास में, उस डाउट्स को आप नोट करके रखना कहीं पे। आप डायरेक्टली अभी मत मेरे से पूछना, आप नोट करके रखना। और शुरुआत के 15-16 क्लास देखना। जैसे ही 15-16 क्लास देखोगे तो डेफिनेटली आपके 100 में से 99 डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि चीजें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो कुछ चीजें जो डाउट आपको पहले क्रिएट हो रहा होगा वो बाद में आपकी सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद भी एक आध डाउट बचता है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो कहने का मतलब, जब भी कोई भी बच्चा ये पेपर पढ़ता है तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ डाउट क्रिएट होता है। तो वो डाउट आपका सॉल्व होगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब जैसे जैसे आप चीजों को समझने स्टार्ट करोगे, अलग अलग चीजों को समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो डाउट्स क्या था और उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, चलिए। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी मैंने नॉर्मली समझाया कि आपको गेम क्या होता है, उससे क्या इसेंशियल टर्म्स। अब इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको चीजें पहले एक चीज और समझाता हूँ। कहता है जो मैंने अभी स्टार्ट किया गेम थ्योरी, ठीक है, तो ये जो गेम है ना, इसको हम लोग दो डिफरेंट टाइप से डील करेंगे, दो डिफरेंट टाइप से प्ले करेंगे। कहता है गेम दो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, और दो डिफरेंट टाइप से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे इन द सेंस दो डिफरेंट टाइप हो सकता है गेम का, ऐसा मैं कुछ बोल रहा हूँ। क्या सब हो सकता है, ध्यान से सुनिए। कहता है एक टाइप आपका जो इस गेम का होगा वो होगा साइमल्टेनियस गेम, साइमल्टेनियस गेम। और दूसरा क्या होगा, दैट इज सिक्वेंशियल गेम, सिक्वेंशियल गेम। जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा, शुरुआती कुछ मिनट में हम लोगों को साइमल्टेनियस पढ़ना था, फिर बाद में सिक्वेंशियल आ गया था। ठीक है, ध्यान से देखिए। कहता है ये जो साइमल्टेनियस गेम है इसका क्या मतलब है। अभी तक जो आपने साइमल्टेनियस का नॉर्मल मतलब मीनिंग जो समझकर आपने रखा है, जो कि आप इंग्लिश में सीखते हो, वो जो मतलब है साइमल्टेनियस का, और आज जो गेम थ्योरी के अंदर में साइमल्टेनियस का मतलब है, ये दोनों थोड़ा अलग अलग। मतलब नॉर्मली जो अभी तक आप मैथ, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स में साइमल्टेनियस का वर्ड या कंसेप्ट को यूज करते थे, तो वहां जो आप कंसेप्ट समझते थे और यहाँ जो है वो थोड़ा अलग अलग। जैसे मान लो तो स्टैट्स की मैं बात करूँ तो आप साइमल्टेनियस मूव किसको कहोगे। मैं 5 कॉइन है, पांचों कॉइन को एक साथ मैंने टॉस किया तो डेट इज साइमल्टेनियस। और अगर मैं पांचों कॉइन को बारी बारी से करूंगा तो डेट इज सिक्वेंशियल। यही तो है साइमल्टेनियस एंड सिक्वेंशियल का मतलब। नॉर्मली देखा जाए तो कोई भी पट मान लेते हैं, कोई भी दो कंज्यूमर है, अगर वो साइमल मतलब एक साथ अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है, इट मीन साइमल्टेनियस। बारी बारी से कर रहा है तो सिक्वेंशियल। तो एक तरीके से कोई भी पर्टिकुलर चीज अगर एक साथ हो रहा है, या पर्टिकुलर दो डिफरेंट प्लेयर्स है वो एक साथ कोई चीज कर रहा है, तो उसको साइमल्टेनियस कहेंगे। और बारी बारी से कहेगा तो सिक्वेंशियल कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं है साइमल्टेनियस एंड सिक्वेंशियल का। यहाँ पे क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। कहता है साइमल्टेनियस गेम में क्या होगा उस चीज को समझ लो। कहता है एक गेम है साइमल्टेनियस गेम, यहाँ पे क्या होगा, दो प्लेयर, लेट सपोज मैं इस तरीके से समझाता हूँ। एक प्लेयर ए है
या एक प्लेयर वन है और एक प्लेयर टू है। ठीक है, एक प्लेयर वन है, एक प्लेयर टू। कहता है जब प्लेयर वन कोई भी एक्शन लेगा, जब प्लेयर वन कोई भी एक्शन लेगा या कोई भी स्ट्रेटेजी प्ले करेगा, तो उसको उस टाइम पे प्लेयर टू ने क्या किया है इसके बारे में पता नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब प्लेयर वन कोई भी एक्शन लेगा तो उस टाइम पे प्लेयर टू ने क्या करा है ये उसको पता नहीं होगा। हाँ, लेकिन प्लेयर वन अपने डिसीजन लेने के टाइम पे, एक्शन लेने के टाइम पे ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि प्लेयर टू ने क्या सोचा होगा या क्या एक्शन लिया होगा। मैं हूं एक प्लेयर, आप हो एक प्लेयर, तो मैं जब अपना एक्शन ले रहा हूं तो मेरे को ये पता नहीं है कि आपने क्या एक्शन लिया है, लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप क्या कर सकते हो। तो जब भी इस टाइप का गेम चल रहा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस गेम, जहां पे एक प्लेयर को दूसरे ने क्या किया है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो बस एक्सपेक्टेशन लगा रहा है कि दूसरा क्या कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम कर रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जहां पे कोई भी एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर ने क्या किया है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो बस इतना एक्सपेक्टेशन लगा रहा है कि सामने वाला क्या कर सकता है, और सामने वाला क्या कर सकता है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना डिसीजन लिया। तो इस टाइप के गेम को कहते हैं साइमल्टेनियस गेम। सिमिलरली जब मैं प्लेयर टू के बारे में बात करूंगा, तो प्लेयर टू जब एक्शन लेगा तो इसको भी ये पता नहीं होगा कि प्लेयर वन ने क्या किया है, लेकिन वो बस एक्सपेक्ट कर सकता है कि प्लेयर वन क्या कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन लेगा। तो जब भी प्लेयर एक्शन ले रहा है और उसको सामने वाला क्या कर रहा है इसके बारे में पता नहीं है, और उस गेम को जब आप सॉल्व कर रहे हो, उस गेम को जब आप डील कर रहे हो, तो उस गेम को कहते हैं साइमल्टेनियस गेम। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं सिक्वेंशियल गेम ये क्या कहते हैं। कहते हैं सिक्वेंशियल गेम में ना कोई एक प्लेयर फर्स्ट मूवर होता है। मान लेते हैं दो प्लेयर था, एक है प्लेयर वन और एक है प्लेयर टू। ठीक है, मैंने बोला कि जो प्लेयर वन है ना, ये क्या है, ये है फर्स्ट मूवर। फर्स्ट मूवर कहने का मतलब क्या है कि ये पहले अपना एक्शन प्ले करेगा, ये पहले चूज करेगा कि इसको क्या करना है। तो अगर प्लेयर वन ने पहले चूज कर लिया इसको क्या करना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ जो सेकेंड प्लेयर है प्लेयर टू, इसको पता है कि प्लेयर वन ने क्या किया। तो जब इसको पता है कि प्लेयर वन ने क्या किया, तो अब क्या करेगा वो, जिस जो भी प्लेयर वन ने किया है उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेगा। तो साइमल्ट सिक्वेंशियल गेम के अंदर में किसी एक प्लेयर को दूसरा क्या करेगा, मतलब जो फर्स्ट मूवर था वो क्या किया है वो पता होता है। मतलब ध्यान सुना, जो फर्स्ट मूवर होता है वहां तो उसको पहले मतलब खुद डिसीजन लेना है, तो डेफिनेटली सी बात है कि अब मैं फर्स्ट मूवर हूं तो पहले मैं डिसीजन लूंगा। मेरे मेरे से पहले किसी ने डिसीजन लिया ही नहीं है, तो कुछ सोचना है ही नहीं, तो मैंने कोई डिसीजन ले लिया। तो अब जो मैंने डिसीजन ले लिया, फर्स्ट मूवर हूं, तो अब जब आप डिसीजन लेने जाओगे तो मेरा डिसीजन तो आपको पता ही होगा ना। मान लेते हैं कोको कोला एंड पेप्सी, कोको कोला ने कोई चीज प्लान को जो है एक्टिव कर दिया है, उसने बेसिकली प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो आप पेप्सी को तो पता है ना कि कोको कोला ने क्या प्लान इंप्लीमेंट किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये अपना लेगा। तो जब भी कहीं पे भी कोई फर्स्ट मूवर होता है तो दूसरे वाले प्लेयर को पता होता है कि पहले वाले ने क्या किया है। तो इस टाइप के जो गेम बनेंगे उसको बोलते हैं लोग सिक्वेंशियल गेम। मतलब ओलिगोपोली के अंदर में जब आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड पढ़ोगे, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आप कॉर्नट मॉडल, स्टेकलबर्ग मॉडल, बर्ट्रांड मॉडल, तो ये सब मॉडल भी इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड करता है। एक जगह पे हर एक फर्म साइमल्टेनियसली अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, एक जगह पे हर एक फर्म बारी बारी से, मतलब कोई एक फर्स्ट मूवर होगा, कोई एक सेकंड मूवर होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। नॉर्मली आई होप आपको साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंशियल का मतलब समझ में आ गया होगा। साइमल्टेनियस का मतलब ये कि जहां पे किसी प्लेयर को दूसरा क्या करेगा इसके बारे में पता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा है कि सामने वाला क्या करेगा, उस अकॉर्डिंग फिर वो अपना डिसीजन लेगा। इसको कहते हैं साइमल्टेनियस गेम। सिक्वेंशियल गेम में कोई एक फर्स्ट मूवर होता है, तो जो फर्स्ट मूवर होता है उसका जो भी एक्शन है वो दूसरे प्लेयर को पता होता है कि उसने क्या किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक्शन लूंगा। तो इसको कहते हैं सिक्वेंशियल गेम। इन्हीं दो पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गेम में आपका पूरा सिलेबस बटा हुआ है। 50% सिलेबस साइमल्टेनियस गेम का है, 50% सिलेबस आपका सिक्वेंशियल गेम का है। एंड कुछ चीजें इसी में एक्स्ट्रा आपके पास आया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल मैं स्टार्ट सबसे पहले क्या करूंगा, साइमल्टेनियस गेम के बारे में। तो पहले स्टार्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, साइमल्टेनियस गेम के बारे में। अब जब तक मैं सिक्वेंशियल वर्ड का यूज ना कर दूं अगेन, तब तक जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, जितना भी मैं टॉपिक कराऊंगा, वो सब साइमल्टेनियस गेम के क्रॉसपॉन्ड में होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब तक कि मैं दोबारा रिपीट ना कर दूं सिक्वेंशियल के बारे में, या मैं मेंशन ना कर दूं कि आप सिक्वेंशियल स्टार्ट कर रहे हैं,
उससे पहले तक जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे के सारे साइमल्टेनियस पे डिपेंड होगा। मतलब पहले हम लोग साइमल्टेनियस को स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में ही बहुत कुछ चीजों को सीखेंगे। फिर जाके हम लोग सिक्वेंशियल को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बारे में सीखेंगे, फिर जाके दोनों को एक साथ स्टार्ट करेंगे, फिर जाके सीखेंगे। तो ये पूरा पैटर्न होगा हमारे पास गेम थ्योरी को समझने का, सीखने का। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनिए। जैसे साइमल्टेनियस गेम एक तरीके से ये प्रॉब्लम है, मान लेते हैं। अब मैथ्स के अंदर में आपके पास मान लेते हैं कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, एक प्रॉब्लम था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कई सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते थे। जैसे कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आप उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आप उसको गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हो। तो कई सारे मेथड्स आपने उसको सीखा है सॉल्व करने का। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे भी जो साइमल्टेनियस गेम है वो एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को भी कई सारे मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस गेम को भी कई सारे मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या सब मेथड है? तो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी मेथड है, वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटेजी मेथड है, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी मेथड है, मैक्सिमम स्ट्रेटेजी मेथड है, पप्पी डॉग स्ट्रेटेजी मेथड है, टीट फॉर टैट स्ट्रेटेजी मेथड है। तो ये सब एक तरीके से क्या है, मेथड है टू सॉल्व दी साइमल्टेनियस गेम। साइमल्टेनियस गेम इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, जो कि क्या सब है, अलग अलग है। जैसे मैंने आपको नाम दिया, डोमिनेंट, वीकली डोमिनेंट, मैक्सिमम, मिक्स्ड, पपी डॉग, टिट फॉर टैट, ये सब मेथड्स है। तो जैसे सिस्टम के कई सारे मेथड्स होते थे, उसी तरीके से इसके भी मेथड्स है। जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का आपने हर एक मेथड को सीखा, उसी तरीके से साइमल्टेनियस गेम या इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की आप हर एक मेथड को सॉल्व करोगे, सीखोगे बेसिकली। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। जब आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते थे अलग अलग मेथड से, तो उससे जो सॉल्यूशन आता था वो सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होते थे। या तो सॉल्यूशन आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो सॉल्यूशन आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा। मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी आपका सॉल्यूशन या तो एग्जिस्ट करता था या तो एग्जिस्ट नहीं करता था। एग्जिस्ट जब नहीं करता था आप बोलते थे नो सॉल्यूशन, और एग्जिस्ट करता था तो उसके दो टाइप थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और एक यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को पहले आपने डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया, और डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने के बाद आपके पास उसका सॉल्यूशन आया। अब वो सॉल्यूशन कैसा आएगा वो डिपेंड करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी साइमल्टेनियस गेम को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे और उससे एक सॉल्यूशन आएगा, और उस सॉल्यूशन को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं, जिसमें कि एक का नाम है नैश इक्विलिब्रियम, जो आप आगे चल के पढ़ोगे। तो मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ। मैंने बोला मैथ्स मतलब जो आप पहले से पढ़ के आए उससे, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, इसको सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड्स थे। ये गेम था, इसको सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड्स थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था कैसे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, गॉस जॉर्डन, ये सब। यहाँ पे डोमिनेंट, वीकली डोमिनेंट, मिक्स्ड एंड सो। अब इस मेथड को यूज करने के बाद मेरे को सॉल्यूशन मिला। अब वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यूनिक हो सकता है, मेनी हो सकता है, या नो सॉल्यूशन हो सकता है। इसको भी सॉल्व करने के बाद मेरे को सॉल्यूशन मिला, या तो नो सॉल्यूशन मिलेगा या तो सॉल्यूशन मिलेगा। अब वो सॉल्यूशन में वो नैश सॉल्यूशन है या नहीं है, NaSH, नैश। अब ये क्या होता है मैं हम लोग समझाऊंगा, बट सिंपली आपको एक तरीके से फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो वो नैश है या नहीं है तो वो आपको पता करना है। तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, आपको प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम को किस मेथड से सॉल्व करना, और उस मेथड से सॉल्व करके जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या है। तो अब आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा चीजों को समझने में। अगर मैं आपको रिलेट नहीं करता तो माइंड भी थोड़ा कंफ्यूज आप हो जाते। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये एक प्रॉब्लम है साइमल्टेनियस गेम, इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसमें कि मैं सबसे पहला मेथड जो यूज करने वाला हूँ या जो आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, दैट इज डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। तो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी मतलब यहां से जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा हमारे गेम का, तो मैं बोलूंगा उस गेम का सॉल्यूशन बाय यूजिंग डोमिनेंट स्ट्रेटेजी या बाय यूजिंग डोमिनेंट मेथड ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग द गेम। अब मैं आपको समझाता हूँ चीजें कुछ। ठीक है, चलिए। तो जब आप अपने ऑसबॉर्न को भी ओपन करोगे, मतलब अपने रीडिंग्स को ओपन करोगे, तो वहां पे ना एक कंसेप्ट है, एक थ्योरम है, और एक तरह से एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, तो प्रिजनर्स डिलेमा करके एक एग्जाम्पल है। तो मैं उन्हीं प्रिजनर्स डिलेमा का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट मैं थोड़ा अभी बुक के तरफ ना जाते हुए अपनी तरीके से अपनी इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूँ। और उससे मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है प्लेयर, क्या होता है स्ट्रेटेजी, क्या होता है पे ऑफ, और कैसे उस गेम को हम लोग सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। क्लियर है? चलिए, ध्यान से देखिए। मैंने बोला, अच्छे से सुनना सिनेरियो को, ठीक है। मैंने बोला कि मान लेते हैं
कि दो प्लेयर, एक है प्लेयर वन और एक है प्लेयर टू। ठीक है, ये दोनों के दोनों ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे तरीके से चोरी करने वाला चोर है। मतलब मान लेते हैं प्रोफेशनल चोर है, जिसको कि इतने अच्छे से चोरी करना आता है कि वो थोड़ा सा भी सबूत नहीं छोड़ता, प्रूफ नहीं छोड़ता, सो डैट कि वो पकड़ा सके। क्लियर है? तो मान लेते हैं ये दोनों चोर है, और मान लेते हैं हमारे इंडिया में दो ही ऐसे चोर हैं जो इतने सफाई से, इतने अच्छे तरीके से चोरी कर सकते। ठीक है, अब कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट में या कोई भी पर्टिकुलर सिटी में क्या हुआ, तो एक बैंक में चोरी हो गई। ठीक है, एक बैंक में लूट हो गई, चोरी हो गई। तो बैंक में चोरी हो गई, अब क्या हुआ, चोरी होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, पुलिस वगैरह पहुंचा। ठीक है, अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसको कोई भी प्रूफ नहीं मिला, तो डेट कि वो बता सके कि किस तरीके से चोरी हुआ है, किसने चोरी किया है। मतलब थोड़ा सा भी प्रूफ नहीं मिला। अब जब प्रूफ नहीं मिला तो चोर को कैसे पकड़ेगा? तो एक छोटा सा मान लेते हैं गाइडेंस को लेकर, या एक छोटा सा सिनेरियो को लेकर, कि इंडिया में दो ही ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से चोरी कर सकते हैं। इस बेसिस पे पुलिस ने क्या किया, इन दो प्लेयर को अरेस्ट किया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों ने इतने अच्छे से चोरी किया था कि थोड़ा सा भी प्रूफ नहीं था कि ये साबित हो सके कि इन दोनों ने चोरी की है। बट यही यही एक पर्टिकुलर सेंटेंस को लेते हुए कि इतने अच्छे तरीके से चोरी वही दो लोग कर सकता है, बस इतने बात को लेकर पुलिस ने क्या किया, इन दोनों को बस अरेस्ट किया फिलहाल के लिए, बस इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ करने के लिए। वैसे तो इसको बिना प्रूफ्स के तो बता नहीं सकता कि ये चोर है, बट मतलब इसने चोरी, चोर तो है बट इसने चोरी की बिना प्रूफ के तो साबित नहीं हो सकता। तो बस इतना, बस हिंट लेते हुए कि इतने अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से यही दो चोरी कर सकता है, पुलिस ने क्या किया, इनको रिमांड पे लिया। इनको बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। ठीक है, चलिए, अब बुलाने के बाद क्या किया गया, प्लेयर वन को रूम नंबर वन में रखा गया। ठीक है, जो कि एक अलग कमरा है। प्लेयर टू को रूम नंबर टू में रखा गया, जो कि एक अलग कमरा है। तो दोनों प्लेयर को सेपरेटली अलग अलग रूम में रखा गया है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप बनाया गया, कि मतलब प्लेयर वन क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, ये प्लेयर टू को पता नहीं। प्लेयर टू क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, ये प्लेयर वन को पता नहीं। मतलब दोनों के बीच में एक तरीके से कम्युनिकेशन गैप बना दिया गया। दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई अब एक तरीके से इंटरेक्शन नहीं, कोई आसपास पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए, अब ध्यान सुनिएगा। अब बारी बारी से पुलिस क्या करेगी, दोनों के रूम में आएगी और दोनों प्लेयर को इन्वेस्टिगेट करेगी, दोनों प्लेयर से क्वेश्चन पूछेगी कि आपने चोरी किया या नहीं किया, किया तो कैसे किया, बता दो, एंड सो ऑन सो। ठीक है, तो मान लेते हैं पुलिस क्या की, सबसे पहले रूम नंबर वन, प्लेयर वन के पास पहुंची। अब एक चीज पहले समझ लो, सिंस कोई प्रूफ नहीं है, तो ये बता पाना बिना किसी पर्टिकुलर रीजन के कि इन्हीं दोनों ने चोरी किया है, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो कहता है कि ये दोनों सच में चोर है, या इन दोनों ने ही कुछ चोरी किया, या इन दोनों में से किसी एक ने चोरी किया है। ये तभी पुलिस प्रूफ कर पाएगी जब इन दोनों में से कोई एक कन्फेस कर ले। दोनों ने मिलकर, या दोनों में से कोई एक, या कैसे भी, मतलब ये समझ में आ गया कि इन दोनों ने चोरी किया हो। क्योंकि अगर प्रूफ नहीं है, तो किसी तरीके का प्रूफ नहीं छूटा है, तो इस टाइप की चोरी वो एक प्रोफेशनल चोर कर सकता है, वो ये दोनों। ठीक है, अब लेकिन मैं बिना ऐसे इंस्टीट्यूशन से तो इसको जेल के अंदर नहीं रख सकता, इसको इसके ऊपर तो साबित, मतलब इसको एक तरीके से पनिश तो नहीं कर सकता। तो पनिश के लिए मेरे को पहले प्रूफ चाहिए होगा, पहले इसको साबित करना पड़ेगा कि सच में इसने चोरी किया है। तो ये प्रूफ करने का कि यही चोर है, इन्हीं ने चोरी किया है, एक ही पर्टिकुलर चांस है पुलिस के पास कि इन दोनों में से किसी एक को कन्फेस करने के लिए मना ले। मतलब इन दोनों में से कोई एक ये मान ले कि हाँ मैंने चोरी किया, या तो दोनों मान सकता है या कम से कम एक मान ले। तो पुलिस इस चीज को प्रूफ कर पाएगी कि यस इसी ने चोरी किया है। तो पुलिस क्या करती है, बारी बारी से दोनों के रूम में जाती है और इन दोनों को, इन दोनों से पूछताछ करती है, और पूछताछ के बदले में कुछ सिनेरियो भी इन लोगों को देती है। ठीक है, तब पुलिस मान लेते प्लेयर वन के पास पहुंचा और प्लेयर वन को बोलता है कि यस, कि मान लेते चोरी हुआ है तो इस तरीके से हुआ है, और डेफिनेटली आप दोनों में से, मतलब तुम दोनों में से किसी ने किया है। ठीक है, तो चोर को क्या आप बोलना, तुम बोल के चलते। ठीक है, तो तुम दोनों में से किसी ने किया, तो आप या तो आप कन्फेस कर लो। अच्छा, चोर को भी थोड़ा पता है कि बिना कन्फेस के पकड़े नहीं जाएंगे,
ये थोड़ा चोर को आइडिया है, बट इतने आइडिया कॉन्फिडेंस नहीं है कि सच में नहीं पकड़े जाएंगे, क्या पता कुछ ऐसा हो। बट पुलिस को पता है कि बिना कन्फेस के तो मैं पकड़ नहीं सकता। ठीक है। तो पुलिस वाले ने प्लेयर वन से पूछा कि सच में आपने चोरी किया है या कैसे किया है, मेरे को बताओ। तो अब कोई भी प्लेयर या कोई भी चोर ऐसे फालतू में तो नहीं बताएगा कि मैंने चोरी किया, तो जरूर कुछ ना कुछ उसको बदले में कुछ मिल रहा होगा, या पुलिस वाले ने कुछ आउटकम्स रखा होगा, तो जाके इसको बताया होगा। तो यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। कैसे गेम स्टार्ट होता है, कहता है ध्यान सुनो। कहता है इस पूरे सिनेरियो में कितने चोर है, दो चोर। तो वही दो प्लेयर है, प्लेयर वन एंड प्लेयर टू, क्योंकि उन्हीं दोनों को क्या करना है, कोई ना कोई प्लान एक्शन लेना है, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी प्ले करना है, बदले में उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो पुलिस ने क्या किया, एक चार्ट बनाया, एक पर्टिकुलर आउटकम का चार्ट बनाया, जो कि एक मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, कुछ इस तरीके से उसने बनाया। ठीक है। ये रहा प्लेयर वन के लिए। लेट अस सपोज, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, प्लेयर वन। और ये रहा प्लेयर टू के लिए, प्लेयर टू। मैं समझाऊंगा। अभी आप ये समझो कि आपके गेम में दो प्लेयर है, एक प्लेयर वन, एक प्लेयर टू, जो गेम खेलेंगे, जो एक तरीके से कोई ना कोई एक्शन प्लान यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हुआ, कन्वर्ट किया गया। मतलब जो भी आपके पास आउटकम्स गिवन होगा, वो मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन होगा। फिलहाल मैट्रिक्स फॉर्म सीख रहे हैं, फिर ट्री डायग्राम भी आएगा, मतलब कई सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आप सीखोगे। ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म है। कहता प्लेयर वन के पास दो पॉसिबिलिटी है। या तो वो, मान लेते मैं प्लेयर वन के पास जाऊंगा, ये पूछूंगा कि आपने चोरी किया है या नहीं किया है। तो प्लेयर वन के पास दो पॉसिबिलिटी, या तो वो कन्फेस कर लेगा यस मैंने चोरी किया, या तो वो कन्फेस नहीं करेगा नहीं मैंने चोरी नहीं किया। तो प्लेयर वन के पास दो पॉसिबिलिटी, एक तो वो कन्फेस कर लेगा, दूसरा वो कन्फेस नहीं करेगा, डू नॉट कन्फेस। तो दो पॉसिबिलिटी है। तो ये जो प्लेयर वन के पास दो पॉसिबिलिटी है, यही इसका क्या है, स्ट्रेटजी है। मतलब एक तरीके से प्लान ऑफ एक्शन है। वो कन्फेस कर रहा है, ये भी एक तरीका का स्ट्रेटजी है, वो कन्फेस नहीं कर रहा है, ये भी एक तरीका क्या स्ट्रेटजी है। कि मतलब प्लेयर वन ने क्या स्ट्रेटजी प्ले किया, क्या प्लान ऑफ एक्शन लिया, कि उसने कन्फेस किया या उसने कन्फेस नहीं किया। क्लियर है। सिमिलरली जब प्लेयर टू के पास पुलिस जाएगी, तो उसके पास भी दो ही पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है, या वो भी कन्फेस कर सकता है कि वो कन्फेस कर ले यस चोरी किया है, या तो वो कन्फेस नहीं करे, डू नॉट कन्फेस, उसने चोरी नहीं किया है। तो एक तरीके से ये क्या है, कन्फेस डू नॉट कन्फेस, ये प्लेयर टू के लिए स्ट्रेटेजी है। तो प्लेयर कौन थे समझ में आ गया, और स्ट्रेटेजी क्या था वो समझ में आ गया। अब इसी स्ट्रेटेजी को प्ले करेगा, मतलब प्लेयर वन इन दोनों में से क्या सिलेक्ट करेगा, उसी को बोलते हैं प्लान ऑफ एक्शन। प्लेयर टू क्या करेगा, उसी को बोलते हैं प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है। समझ में आ गया। चलिए। कहता है पुलिस ने प्लेयर वन के पास पहले गया था, मतलब रूम नंबर वन में प्लेयर वन के पास गया और बोला कि आपके पास देखो ऑप्शन क्या है। क्या है, कहता है कि अगर आप कन्फेस कर लेते हो, प्लेयर वन अगर कन्फेस कर लेता है, अच्छा प्लेयर वन के लिए रॉ वन एंड रॉ टू, ये क्या है, दो रॉ है जिसमें प्लेयर वन का आउटकम रहेगा। और प्लेयर टू के लिए क्या है, कॉलम वन एंड कॉलम टू, जहां पे प्लेयर टू का आउटकम रहेगा। तो कहता है प्लेयर वन को पहले कि अगर मान लेते हैं आप कन्फेस कर लेते हो, तो, और ध्यान सुनना, प्लेयर वन क्या, मतलब प्लेयर वन को पुलिस एक तरीके से एक एक सिनेरियो देता है, एक एक तरीके से मान लेते हैं एक ऑप्शन देता है कि अगर आप कन्फेस कर लेते हो और प्लेयर टू कन्फेस नहीं करता, तो क्या होगा, मैं आपको छोड़ दूंगा, मतलब 0 ईयर का आपको जेल होगा, और प्लेयर टू को मैं 10 साल के लिए जेल में भेज दूंगा। समझ में आ रहा है। तो एक तरीके से प्लेयर वन कन्फेस करता है और प्लेयर टू कन्फेस नहीं करता, तो ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। और ये कौन सा सिनेरियो है, ये एक तरीके रॉ वन जो है, रॉ पूरा रॉ वन के अंदर में प्लेयर वन का क्या है, बताओ, आउटकम है, जिसमें कि पहला एलिमेंट प्लेयर वन का है और दूसरा एलिमेंट किसके लिए, प्लेयर टू के लिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ और आउटकम लिखना तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो प्लेयर वन, अगर प्लेयर वन को क्या ऑप्शन मिल रहा है, अगर आप कन्फेस करते हो और प्लेयर टू कन्फेस नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा, आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि आपने कन्फेस कर लिया है। और प्लेयर टू को 10 साल के लिए मैं इस पर्टिकुलर इंजाम में, या इस पर्टिकुलर जो उसने बेसिकली गुनाह किया, चोरी किया, उसके बदले में उसको मैं जेल में डालूंगा। ठीक है। सेम पुलिस वाला रूम नंबर टू में जाता है और प्लेयर टू को भी यही क्या देता है, ऑफर देता है। क्या, कि आप कन्फेस कर लो, या आपके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो कन्फेस करो या तो कन्फेस नहीं करोगे।
अगर आप कन्फेस कर लेते हो और प्लेयर वन कन्फेस नहीं करता, तो प्लेयर प्लेयर टू के पास आया है और प्लेयर टू को कहता है अगर आप कन्फेस कर रहे हो तो बताओ प्लेयर टू के लिए कन्फेस कहाँ होगा, कॉलम वन में। और प्लेयर वन कन्फेस नहीं करता, प्लेयर वन के लिए कन्फेस कहाँ होगा, रॉ टू में। क्लियर है? तो क्या होगा, कहता है अगर प्लेयर टू आप कन्फेस कर लेते हो और प्लेयर वन कन्फेस नहीं करता, तो मैं आपको छोड़ दूंगा और प्लेयर वन को 10 साल के लिए क्या करूंगा, भेज दूंगा। तो अब एक चीज समझ में, जो आपका ये 0-10 था, इसमें पहला जो 0 था वो किसके लिए था, प्लेयर वन के लिए। दूसरा -10 किसके लिए था, प्लेयर टू के लिए। तो हर एक आउटकम का पहला एलिमेंट प्लेयर वन का मतलब इस वाले का होगा, दूसरा एलिमेंट प्लेयर टू का मतलब ऊपर वाले का होगा। प्लेयर वन के लिए रॉ वाइज स्ट्रेटेजी है, प्लेयर टू के लिए कॉलम वाइज स्ट्रेटेजी है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। तो यहां से मैं थोड़ा इसको पहले बैक हो जाता हूँ। तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आ गया तो कहता है एक तो ये, अब और क्या कहता है, कहता है लेटस सपोज, ध्यान सुनिए, अगर लेटस सपोज अगर प्लेयर वन ने कन्फेस कर लिया, आप भी कन्फेस कर लेते हो और प्लेयर टू भी कन्फेस कर लेता है, तो यहाँ पे एक तरीके से दोनों ने कन्फेस कर लिया है। तो अब दोनों ने कन्फेस करने से किसी पर्टिकुलर को तो एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को 5-5 साल के लिए जेल भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक तरीके से ये आउटकम दोनों ही प्लेयर के लिए नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, मतलब एक तरीके से जेल में जाना तो एक तरीके से मेरे लिए बुरा है। तो इसमें जितना कम मिलेगा उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो 0 इज बेटर देन -10, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस में लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। सो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों कन्फेस कर लेते हैं तो दोनों को मैं 5-5 साल के लिए करता हूँ। मान लेते हैं अगर दोनों कन्फेस नहीं करता, आपस में एक दूसरे का मतलब पूरा ट्रस्ट है एक दूसरे पे, और दोनों कन्फेस नहीं करता, डू नॉट कन्फेस, तो मतलब प्लेयर टू भी कन्फेस नहीं करेगा तो यहाँ आएगा, और प्लेयर वन भी कन्फेस नहीं करेगा तो मतलब यहाँ आएगा। तो प्लेयर टू का कॉलम टू, प्लेयर वन का राउट टू, एक तरीके से यहाँ पे एलिमेंट वो सारे के सारे आएंगे। कहता अगर दोनों कन्फेस नहीं करता, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पुलिस के पास किसी तरीके का कोई प्रूफ नहीं है कि दोनों को मतलब एक तरीके से मुजरिम बता सके, या दोनों पे मतलब कि दोनों ने चोरी किया ये प्रूफ कर सके। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों से थोड़ा पूछताछ करके दोनों को छोड़ देगा। तो मान लेते हैं एक तरीके से 0.5, या मान लेते एक एक महीना लेके चलो इस तरीके से, कोई भी पर्टिकुलर नंबर ले लो, मान लेते हैं आ, मान लीजिए 0.1 ले लो। ठीक है, 0.1 एंड 0.1 ऐसा कुछ होगा, तो मतलब एक एक महीना दोनों को जेल में रखा गया, पूछताछ की, सिंस दोनों ने कन्फेस नहीं किया तो आप प्रूफ तो कर नहीं सकते, तो दोनों को छोड़ना पड़ा। तो ये एक आउटकम चार्ट बना जिसमें कि प्लेयर थे ये दोनों का स्ट्रेटेजी था कन्फेस डू नॉट कन्फेस, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पे ऑफ क्या था, ये सारे के सारे। तो आई होप आपको एक पर्टिकुलर गेम में प्लेयर कौन है, स्ट्रेटेजी कौन है एंड पे ऑफ्स क्या है वो समझ में आ गया हो। अब जाके क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा चार्ट है इन दोनों को दिया जाता है, किन दोनों को, प्लेयर वन को रूम वन में, प्लेयर टू को रूम टू में, कि आप इन चार्ट को देख लो। और दोनों ही प्लेयर को अच्छा खासा नॉलेज है कि इस चीज को समझ सके कि मैं कौन सा एक्शन प्ले करूंगा तो मेरे को बदले में क्या मिलेगा, दोनों के पास अच्छे से नॉलेज है। अब बोलता है कि आप दोनों, अब पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं, बोलते हैं दोनों को 1 घंटे का टाइम है, आप दोनों सोचो आप दोनों को क्या करना है, जो भी आपका बेसिकली क्या कहते हैं, जो भी आपका फैसला होगा मेरे को बता देना, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, चाहे कन्फेस या डो नॉट कन्फेस, वो मेरे को बता देना। ठीक है, तो ये एक गेम था, ये एक प्रॉब्लम था। अब इसको हम लोग सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। अब डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या कहता है सुनो। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्लेयर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम प्लेयर वन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू मान लेते हैं प्लेयर वन सबसे पहले डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसा डिसीजन लेगा वो ध्यान से सुनना। कहता है प्लेयर वन के पास ये चार्ट आ गया, और प्लेयर वन को ये, अगर हम साइमल्टेनियस गेम की बात कर रहे हैं तो प्लेयर वन को ये पता है कि प्लेयर मतलब सॉरी प्लेयर वन को ये नहीं पता है कि प्लेयर टू ने क्या किया। मतलब एक तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियस गेम में किसी भी प्लेयर के पास दूसरा प्लेयर क्या करेगा वो पता नहीं है। तो प्लेयर वन के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्लेयर टू ने क्या किया है, लेकिन ये चार्ट जो है प्लेयर वन के पास भी है और प्लेयर टू के पास भी है। तो प्लेयर वन इतना एक्सपेक्ट कर सकता है कि प्लेयर टू क्या कर सकता है। सुनो, मुझे ये पता नहीं है कि आपने क्या किया, लेकिन मैं चार्ट देखकर ये एक्सपेक्टेशन लगा सकता हूं कि आप क्या कर सकते हो। तो प्लेयर वन और यू कैन से मैं जब भी अपना डिसीजन लूंगा
तो मैं आपके डिसीजन को भी थोड़ा सोचूंगा, देखूंगा, तब जाके मैं अपना डिसीजन लूंगा। तो मान लेते हैं जब प्लेयर वन अपने डिसीजन को लेना चाह रहा है, तो वो प्लेयर टू के डिसीजन को एक्सपेक्ट करेगा क्या? क्या एक्सपेक्ट करेगा, ध्यान सुनिएगा। कहता है इफ जो प्लेयर टू है, लेट अस सपोज P2 टेंड्स टू प्लेयर टू, मान लेते इफ प्लेयर टू कन्फेस किया होगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये सच में प्लेयर टू ने किया ये मुझे नहीं पता, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा मतलब प्लेयर वन का क्या डिसीजन होगा वो, इफ प्लेयर टू ने कन्फेस नहीं किया होगा, डू नॉट कन्फेस, तो मेरा क्या डिसीजन होगा वो। तो दोनों प्लेयर में एक तरीके से दोनों प्लेयर के पास गया, तो सबसे पहले प्लेयर वन के बारे में हम लोग प्लेयर वन के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं। तो प्लेयर वन ने प्लेयर टू के दोनों पॉसिबिलिटी को जज किया कि प्लेयर टू अगर ये करेगा तो मैं क्या करूंगा, अगर प्लेयर टू ये करता है तो मैं क्या करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं प्लेयर वन हूं, ठीक है, तो मैं प्लेयर वन हूं और मैं सोच रहा हूं कि अगर प्लेयर टू कन्फेस करता है, मतलब मैं पहले वाले पार्ट पे जा रहा हूं, अगर प्लेयर टू कन्फेस करता है तो प्लेयर टू कन्फेस कब करेगा, कॉलम वन में। मतलब एक तरीके से प्लेयर टू जब कन्फेस कर रहा है तो ये पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी बनेगा कॉलम वन। तो प्लेयर टू कन्फेस कर रहा है तो प्लेयर टू का कॉलम वन में आउटकम क्या सब है, ये सेकेंड एलिमेंट प्लेयर टू को मिलेगा एंड फर्स्ट एलिमेंट प्लेयर वन को मिलेगा। तो ध्यान सुनिएगा, तो मैं प्लेयर वन हूं, मैं डिसीजन ले रहा हूं और मैंने बस ये एक्सपेक्ट किया है कि प्लेयर वन ने क्या किया होगा, कन्फेस किया होगा। तो प्लेयर वन ने कन्फेस किया होगा तो मतलब वो इस वाले आया होगा, मतलब कॉलम वन में आया होगा। और कॉलम वन में मेरे पास दो आउटकम है, मतलब मेरे पास पहले तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो कन्फेस करूं या तो डोंट कन्फेस करूं। और उसके बदले में दो आउटकम है, क्या सब, एक तो 5 महीने का जेल, एक तो 10 महीने का जेल, और यू कैन से 5 साल का जेल, 10 साल का जेल, ऐसे। तो अगर प्लेयर टू ने कन्फेस किया है और मैं डिसीजन लेना चाह रहा हूं, तो बताओ मेरे लिए बेस्ट क्या है, मैं 5 साल का जेल चूज करूं या 10 साल का जेल। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने कन्फेस कर लिया, तो मैं क्या ऐसा करूं सो डेट कि मेरा आउटकम बेस्ट। मैं 5 साल के लिए जेल जाना चाहूंगा या 10 साल के लिए जेल जाना चाहूंगा, बताओ। 5 साल में मतलब कम से कम, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए कन्फेस करना ही बेटर होगा। अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्लेयर टू ने कन्फेस किया है, तो मेरे लिए कन्फेस करना ही बेटर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर प्लेयर टू कन्फेस कर रहा है तो मेरे लिए कन्फेस करना ही अच्छा हो। क्लियर है? अब आता, अगर प्लेयर टू डू नॉट कन्फेस, वो कन्फेस नहीं करता, तो वो इसमें लाई कर रहा होगा, मतलब रॉ टू उसके लिए, सॉरी कॉलम टू उसके लिए डू नॉट कन्फेस है। और इसमें से प्लेयर वन का क्या सब आउटकम है, या तो 0 या तो -0.1। तो अगर प्लेयर टू कन्फेस नहीं कर रहा, तो मेरे लिए बताओ, अगर आप लोग कन्फेस नहीं कर रहे, मान लेते प्लेयर टू आप लोग हो और आप लोग कन्फेस नहीं कर रहे, तो मेरे लिए बेटर क्या है, मैं कन्फेस करके आज छूट जाऊं या मैं कन्फेस ना करके 1 डेढ़ महीने के लिए फंस जाऊं। तो मैं भी कन्फेस करके आज छूट जाऊं, ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है ना। तो कहने का मतलब अगर आप कन्फेस नहीं भी कर रहे हो, तब भी मेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या है कि मैं भी क्या करूं, अभी फिर से कॉन्फेस कर लूं। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरे लिए आज भी क्या बेटर ऑप्शन है कि मैं कॉन्फेस कर। तो क्या मैं कह सकता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि प्लेयर टू क्या कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप क्या कर रहे हो, कन्फेस कर रहे हो या कन्फेस नहीं कर रहे हो, मेरे लिए तो कन्फेस करना ही बेस्ट ऑप्शन है। तो इससे क्या मैं लिख सकता हूं, जो प्लेयर वन है, प्लेयर वन हैज डोमिनेंट स्ट्रेटजी टू कन्फेस। बोलिए, टू कन्फेस। क्लियर है ना? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव कि आप कन्फेस करो या डो नॉट कन्फेस करो, मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, कन्फेस ही करना। मतलब आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करोगे, मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, कन्फेस ही करना। तो मेरे लिए एक तरीके से कन्फेस करना इज अ डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। क्लियर है? अब आते हैं फ्रॉम प्लेयर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते। सो फ्रॉम प्लेयर टू पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन अब आपकी बारी आई, तो अगेन मैं क्या कर रहा हूं वो आपको पता नहीं है, लेकिन आपके पास भी चार्ट है, मेरे पास भी चार्ट है। तो आप इतना एक्सपेक्ट तो कर सकते हो ना कि मैंने क्या किया होगा, मतलब आप एक्सपेक्टेशन तो लगा सकते हो ना कि मैंने क्या किया होगा। तो उसके बिहाफ पे आप क्या करोगे, तो आपने एक्सपेक्टेशन लगाया, क्या लगाया कि इफ जो प्लेयर वन है उसने कन्फेस किया होगा,
तो मेरे लिए मतलब जो प्लेयर टू है मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है? इफ जो प्लेयर वन है उसने कन्फेस नहीं किया होगा, डू नॉट कन्फेस, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है? क्लियर है? चलिए, तो अब आते हैं, आपकी बारी आई। तो आप पहले ये सोच रहे हो कि प्लेयर वन ने कन्फेस किया होगा, तो प्लेयर वन कन्फेस करे का मतलब ये रॉ वन में, तो रॉ वन वाला इस बार टर्म आ गया। तो आपके लिए इस रॉ वन में एक तो ये एलिमेंट और एक तो ये एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट आउटकम है, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्लेयर वन ने कन्फेस किया। तो अगर प्लेयर वन ने कन्फेस किया तो बताओ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? ये -5 मतलब कन्फेक्स करके, आपको भी कन्फेस करके बेसिकली 5 साल के लिए जेल जाना है, या फिर आप कन्फेस नहीं करोगे और 10 साल के लिए जेल जाओगे? क्या ऑप्शन है बेस्ट? आप भी चाहोगे ना कि कन्फेस करके मैं 5 साल के लिए जेल, क्योंकि पर प्लेयर वन ने कन्फेस कर लिया है, और आप अगर कन्फेस नहीं करते हो तो फिर प्लेयर वन को तो छोड़ दिया जाएगा और आपको 10 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? कन्फेस कर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? कन्फेस करो। तो आपने यहाँ पे लिखा कन्फेस। अब एक और पहलू आपने सोचा कि अगर प्लेयर वन ने कन्फेस नहीं किया होगा, तो प्लेयर वन कन्फेस कब नहीं करेगा? सेकेंड रो में। तो ये पूरा का पूरा रो आया, इसमें से आपके लिए कौन कौन सा एलिमेंट है? एक तो जीरो, एक तो -0 1। अगर प्लेयर वन ने कन्फेस नहीं किया है तो आप कन्फेस करके आज ही छूट जाओगे, और कन्फेस अगर आप नहीं करते हो तो आपको 1 महीने के लिए या जितने भी टाइम है इसके लिए जेल में रहना पड़ेगा। वो तो क्या बेस्ट ऑप्शन आपके लिए चूज है? अगर आपको ये पता चल जाए कि मैंने कन्फेस नहीं किया है, तो आप चाहोगे नहीं कि आप कन्फेस करके आज ही छूट जाओ? तो आपके लिए क्या है? कन्फेस करना ही एक तरीके से यहाँ पे भी बेस्ट बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर प्लेयर वन कन्फेस नहीं भी करता तब भी आप क्या करोगे? कन्फेस ही करोगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ इतना पार्ट देखकर कि जो प्लेयर टू है, इरिस्पेक्टिव कि प्लेयर वन क्या कर रहा है, चाहे कन्फेस कर रहा है या कन्फेस नहीं कर रहा है, प्लेयर टू के पास भी कन्फेस करने का क्या है? डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है। एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्लेयर टू हैज डोमिनेंट स्ट्रेटेजी फॉर या टू कन्फेस। तो एक तरीके से क्या दिख रहा है? प्लेयर वन के पास भी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है कन्फेस करने का, मतलब बेस्ट ऑप्शन उसके लिए वही है। प्लेयर टू के पास भी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या है? कन्फेस करने का। तो कहने का मतलब क्या है? दोनों प्लेयर क्या करेगा? दोनों के पास जब 1 घंटे के बाद पुलिस पहुंचेगा तो क्या करेगा? दोनों कन्फेस कर लेंगे, क्योंकि देखो प्लेयर टू भी क्या कर रहा है? कन्फेस कर रहा है, और ऊपर में प्लेयर टू कन्फेस कर रहा है। आई थिंक यहाँ प्लेयर वन लिखना चाहिए मेरे को, यहाँ पे मैंने प्लेयर टू लिख दिया, ये प्लेयर वन होगा। तो प्लेयर वन भी कन्फेस कर रहा है, तो दोनों ने कन्फेस कर लिया, और अगर दोनों ने कन्फेस कर लिया तो कहने का मतलब क्या है? आप कहाँ पे लाई कर रहे हो? इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया इस गेम का। तो मैं क्या लिखूंगा? सॉल्यूशन ऑफ दिस गेम इज कॉन्फेस, कॉन्फेस या फिर -5 -5 बाय यूजिंग डोमिनेंट स्ट्रेटजी, डोमिनेंट स्ट्रेटजी। एक तरीके से दोनों की डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कन्फेस करना था, दोनों ने कन्फेस कर लिया, और कन्फेस करने के बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि दोनों ने कन्फेस कर लिया, और दोनों को कितने साल का जेल हुआ? 5 5 साल। एक तरीके से आपने क्या किया है? डोमिनेंट स्ट्रेटेजी के हेल्प से इस गेम का सॉल्यूशन निकाला। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या ये पेरिटो ऑप्टिमल सॉल्यूशन था? सॉल्यूशन तो आ गया, अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन में बात करते हैं, क्या ये पेरिटो ऑप्टिमल सॉल्यूशन था? क्या कोई ऐसा ऑप्शन है इस पूरे आउटकम में, इस पूरे मैट्रिक्स में, जहां पे कि इससे भी बेटर ऑप्शन दोनों के लिए हो सकता था? यस। अगर दोनों कन्फेस नहीं करता तो, अगर दोनों कन्फेस नहीं करता, देखो दोनों बेटर ऑफ हो सकता था, दोनों बेसिकली दोनों की जो यूटिलिटी है या जो कैसे दोनों का जो सेटिस्फेक्शन बढ़ सकता था ना। 5 साल जेल में रहना और 1 1.5 महीना जेल में रहना, तो 1 1.5 महीना ज्यादा बेटर है। तो दोनों का जो बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो जो भी पोजीशन है या जो भी उसको आउटकम मिला है, दोनों के आउटकम इंक्रीज कर सकते थे। लेकिन इस गेम का ये सॉल्यूशन नहीं निकला, वो कन्फेस कन्फेस निकला। तो भले इस गेम का सॉल्यूशन वो है, बट वो सॉल्यूशन आपका पेरिटो ऑप्टिमल नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ
बट दिस सॉल्यूशन इज नॉट अ बट दिस solution is not a Pareto optimal solution. Not a Pareto optimal solution. क्लियर हुआ? आई होप आपको प्रिजनर्स डिलेमा समझ में आया होगा कंसेप्ट क्या था। अच्छा, इस कंसेप्ट को देखकर ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्लेयर होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होता है, क्या आउटकम्स होता है, और उसके बाद डोमिनेंट से कैसे इसको हम लोग ने सॉल्व किया वो आपको समझ में आएगा। थोड़ा और समझाने के लिए मैं एक आध एग्जाम्पल और लेकर चलता हूँ। ध्यान से देखिए। अच्छा, इसको पता है कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने? एक तरीके से अगर आप थोड़ा ध्यान दो ना, तो एक एलिमिनेशन मेथड को हम लोगों ने यूज किया। कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज किया? मैं जब प्लेयर वन के पास जा रहा हूँ, तो प्लेयर वन के पास देखो, एक तो ये रॉ वन का ऑप्शन है और एक ये रॉ टू का ऑप्शन है। इस तरीके से प्लेयर वन के पास ऑप्शन है, ठीक है। सो जब मैं प्लेयर वन के पास जा रहा हूँ तो प्लेयर वन क्या देख रहा है कि प्लेयर वन के पास रॉ वन है, और रॉ वन में एलिमेंट है -5 और 0, और रॉ टू में एलिमेंट है -10 और -0.1। तो नॉर्मली अगर प्लेयर वन बस अपना अपना देखता, तब तो वो चाहता कि मैं जो चाहूंगा वो मिल जाएगा, लेकिन उसको प्लेयर टू के बारे में भी सोचना था। तो अगर प्लेयर वन ये सोचता है कि वो डू नॉट कर, मतलब प्लेयर वन ये सोचता है कि जो सामने वाला प्लेयर है वो कन्फेस नहीं करता। ध्यान सुना। अगर प्लेयर वन ये सोचता है कि सामने वाला जो प्लेयर वो कन्फेस नहीं करता, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या था? रॉ वन, मतलब कन्फेस कर लेना, ये -5 वाला सिलेक्शन करना। क्लियर है? और अगर प्लेयर वन ये सोचता कि जो प्लेयर टू है वो क्या करेगा? कन्फेस नहीं करेगा। तो कन्फेस नहीं करेगा तो ऑन दैट टाइम प्लेयर वन के लिए क्या ऑप्शन होगा बेस्ट? एक सेकेंड, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ आपको, ध्यान से। थोड़ा जो अभी मैंने बोला इसको आप माइंड से रिमूव करो, और थोड़ा अलग तरीके से मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो। प्लेयर वन का, अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं दो एग्जांपल और मैं लेता हूँ, फिर जाके इस पे ऊपर आऊंगा, तो आई थिंक और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो, पहले दो एग्जांपल पहले ले, तो डेट कि आपको ना एलिमिनेशन हर एक रो एंड कॉलम का मतलब समझ में आ जाए। मैंने एक एग्जांपल और लिया, वो अभी प्रिजनर डिलेमा से अलग वाला एग्जांपल है। ध्यान से देखिएगा। मतलब मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ अपने मन से, बिना किसी पर्टिकुलर थ्योरम के कोई की हेल्प लिए। ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं दो प्लेयर है। एक तो मान लेते हैं प्लेयर ए है और एक है प्लेयर बी। ठीक है? दो प्लेयर है, दो स्ट्रेटेजी है। प्लेयर ए एक एक्स स्ट्रेटेजी को प्ले कर सकता है, एक वाई, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी है जिसको एक्स वाई नाम दे दिया। प्लेयर बी भी एक्स स्ट्रेटेजी प्ले कर सकता है और एक वाई कर सकता है। ठीक है? तो मतलब दोनों ही प्लेयर के पास दो दो स्ट्रेटेजी है, पॉसिबिलिटी, एक एक्स और एक वाई। सेम एक और गेम ऐसा ही बनाएंगे हम लोग, इसलिए मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ वन से। और ये मेरे पास दूसरा गेम है। ठीक है? मैं आउटकम्स लिख रहा हूँ। यहाँ पे आउटकम्स है, एक तो 1,0, या ऐसे लिखो 1,1, 1,1। यहाँ पे आउटकम्स है 1,0, यहाँ पे आउटकम्स है 2,1, और यहाँ पे आउटकम्स है 0,4, कुछ इस तरीके से। दूसरे प्लेयर का आउटकम्स क्या है? सेम मैं रखा हूँ 1,1, 1,0, 2,10 एंड 0,4, सब कुछ सेम रखा, बस एक जगह पे बस 2,1 था यहाँ, तो मैंने 2,10 डाल दिया। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे लेटर सपोज जो एक्स वाई एंड जो स्ट्रेटेजी है ना, वो जो भी स्ट्रेटेजी है उससे जो आउटकम्स मिल रहा है ना, तो मान लेते हैं वो एक तरीके से प्रॉफिट है इन करोड़। तो कहने का मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो जितना बड़ा हो उतना मेरे लिए अच्छा। जैसे ऊपर में ये क्या था, एक तरीके से यहाँ पे हमने क्या देख रहे थे, मतलब माइनस नेगेटिव और जीरो के टर्म में चल रहे थे, यहाँ पे लेकिन पॉजिटिव में चल रहे हैं। तो जितना बड़ा नंबर हो उतना मेरे लिए अच्छा। एक तरीके से मान लेते हैं जो आउटकम्स दे रखा है, मान लेते हैं प्लेयर ए को ये अगर 1 मिलता है तो इट मीन कि प्लेयर ए को 1 करोड़ का फायदा हुआ, और अगर ये 4 मिलता है तो प्लेयर टू को 4 करोड़ का फायदा हुआ, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो जितना बड़ा नंबर जिसको मिल जाए उतना उसके लिए बेटर है। अब मैं इस गेम को सॉल्व करना चाहता हूँ बाय यूजिंग डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है? ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला कि डोमिनेंट स्ट्रेटेजी सॉल्व करने के लिए जो भी प्लेयर अपना डिसीजन लेगा, जैसे मान लेते हैं प्लेयर ए अपना डिसीजन लेगा, तो प्लेयर बी ने क्या किया इसको पता नहीं है, बट प्लेयर बी क्या कर सकता है, वो एक्सपेक्ट तो कर सकता है ना, एक्सपेक्टेशन लगा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेयर ए क्या सोच रहा है। सो फ्रॉम प्लेयर ए पॉइंट ऑफ व्यू, चलो ऐसे लिखो।
फ्रॉम प्लेयर ए पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। अब प्लेयर एक कैसे डिसीजन लेगा, तो वो पहले सोचेगा कि जो प्लेयर बी है वो क्या कर रहा है। अगर एक्स ले रहा है तो मैं क्या करूं, और अगर वाई ले रहा है तो मैं क्या करूं। ठीक है। तो प्लेयर ए का जो भी डिसीजन होगा वो इतना एक्सपेक्ट करके लेगा कि प्लेयर बी क्या कर रहा है। तो प्लेयर ए डिसीजन ले रहा है तो पहले प्लेयर ए ये सोच रहा है कि प्लेयर बी क्या कर रहा है। तो मान लेते हैं प्लेयर बी ने एक्स लिया, पहले टर्म ये लिया ना, प्लेयर ए ने क्या किया है, फिर प्लेयर बी ने एक्स लिया। तो प्लेयर बी एक्स लेगा, तो कहने का मतलब प्लेयर ए के पास ये ऑप्शन है। अब इन इन ऑप्शन में से प्लेयर ए के पास क्या सब एलिमेंट है, एक तो वन, एक तो टू। अगर प्लेयर ए एक्स चलता है तो उसको 1 करोड़ का फायदा होगा, वाई चलता है तो 2 करोड़ का फायदा होगा। तो बताओ प्लेयर ए क्या चले। अगर प्लेयर बी एक्स चलता है, ये एक्सपेक्टेशन मैं लगा रहा हूँ, आप लोग प्लेयर बी हो, मैं प्लेयर ए हूँ, तो अगर आप लोग एक्स चल रहे हो, ये मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, तो बताओ मेरे लिए क्या चलना फायदेमंद होगा। एक्स चलना, अगर मैं एक्स चलता हूँ तो मेरे को 1 करोड़ का फायदा होगा। वाई चलता हूँ तो मेरे को 2 करोड़ का फायदा होगा। तो क्या मैं चलूंगा, वाई चलूंगा जिसमें ज्यादा फायदा हो। तो प्लेयर ए क्या चलेगा, वाई चलेगा बेसिकली। मैंने कहा प्लेयर जो ए है वो वाई चलेगा। ठीक है। अब मान लेते हैं, अब मैंने एक्सपेक्ट किया कि आप लोग अगर वाई चल लेते हो तो क्या होगा। अगर आप लोग वाई चलोगे मतलब प्लेयर भी वाई चलेगा, तो ये पूरा का पूरा कॉलम टू में से मेरे को कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा। और कॉलम टू में मेरे लिए क्या क्या सब ऑप्शन है, कि अगर मैं एक्स चलूंगा तो 1 करोड़ का फायदा, और अगर मैं वाई चलूंगा तो जीरो फायदा। तो बताओ मेरे लिए क्या फायदा है, क्या चलना फायदा है, एक्स चलना या वाई चलना। तो अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लेयर बी जो है वो वाई चल रहा है, तो मेरे लिए एक्स चलना फायदेमंद है, सो दैट कि मैं 1 करोड़ अर्न कर सकूं। तो प्लेयर बी के लिए क्या चलना फायदेमंद है, दैट इज एक्स चलना। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, इस चीज में ध्यान से देखो मैं क्या देख रहा हूँ, कि जब प्लेयर बी एक्स चल रहा है तो मैं वाई चल रहा हूँ, जब प्लेयर बी वाई चल रहा है तो मैं एक्स चल रहा हूँ। तो कोई भी पर्टिकुलर चीज को चलने के लिए मेरे पास कोई डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, ए डोंट हैव डोंट हैव डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। तो ए के पास कोई भी प्ले मतलब कोई भी चीज को चलने का डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है। चलिए आप ध्यान से देखिए, अब बात करते हैं प्लेयर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रॉम प्लेयर बी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्लेयर बी पॉइंट ऑफ व्यू, कहता अगेन प्लेयर बी, आप लोग जब डिसीजन लोगे तो आप मेरे बारे में सोचोगे कि मैंने क्या किया होगा, क्या करूंगा ये पता नहीं है, बट क्या किया होगा ये एक्सपेक्ट लगाओगे, कि अगर मैं एक्स लूंगा तो आप क्या करोगे, अगर मैं वाई लूंगा तो आप क्या करोगे। तो मतलब आपका जो डिसीजन है वो आप मेरे डिसीजन का एक्सपेक्टेशन लगा के काम करोगे। तो आप प्लेयर बी डिसीजन ले रहा है, तो प्लेयर बी जब डिसीजन लेगा, ये रहा प्लेयर बी, ये जब डिसीजन लेगा तो प्लेयर ए क्या कर सकता है वो पहले सोचेगा। तो मान लेते हैं आपने पहले सोचा कि ए ने एक्स लिया होगा, तो ए ने एक्स लिया होगा तो ये रॉ वन ए ने चूज किया होगा। इसमें आपके लिए ये एक तो एलिमेंट है वन और एक एलिमेंट है जीरो। अगर आप एक्स चूज करोगे तो आपको 1 करोड़ का फायदा होगा, और अगर आप वाई चूज करोगे तो आपको 0 करोड़ का फायदा होगा। कब, जब आप ये सोच रहे हो कि प्लेयर ए ने एक्स लिया है। तो व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग कि प्लेयर ए ने एक्स चूज किया होगा, तो ऑन दैट टाइम आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप एक्स को चूज करो तो आपको 1 करोड़ का फायदा होगा, या तो आप वाई को चूज करो तो आपको 0 करोड़ का फायदा होगा। तो बताओ क्या चूज करोगे, आप एक्स करोगे ना। तो प्लेयर बी ने क्या किया, एक्स को चूज किया। क्लियर है। चलिए 1 सेकेंड, अब आते हैं। अब मान लेते हैं आपने ये एक्सपेक्टेशन लगाया कि अगर लेट अस सपोज प्लेयर ए ने वाई चूज किया होगा, तो ये वाला वो उसने चूज किया, तो इसमें आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वन मिलेगा या तो 4 करोड़ मिलेगा। तो जब प्लेयर ए वाई चूज करके बैठा होगा तो आपके लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप एक्स चूज करो तो आपको 1 करोड़ का फायदा होगा, या तो आप वाई चूज करो तो आपको 4 करोड़ का फायदा होगा। बताओ आप क्या चूज करोगे, वाई चूज करोगे ना, क्योंकि 4 करोड़ इज बेटर। तो यहाँ पे आप क्या चूज कर रहे हो, वाई चूज कर रहे हो। तो अगर प्लेयर ए वाई चूज कर रहा है तो आप क्या चूज कर रहे हो, वाई चूज कर रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, कि जब प्लेयर ए एक्स कर रहा था तो आप एक्स कर रहे थे, जब वो वाई कर रहा था तो आप वाई कर रहे थे। तो कोई एक स्ट्रेटेजी प्ले करने का प्लेयर बी के पास, आपके पास भी कोई डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं है। तो यहाँ में हम क्या लिखेंगे, कि जो प्लेयर बी है इनके पास भी
डोंट हैव एनी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, डोंट हैव डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। तो अगर दोनों ही प्लेयर के पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, तो इट मींस कि इस मेथड से मैं इस गेम को सॉल्व भी नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या लिख देंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दिस गेम कैन नॉट सॉल्व बाय यूजिंग डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। इस गेम को मैं डोमिनेंट स्ट्रेटेजी सॉल्व भी नहीं कर सकता क्योंकि किसी के पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है ही नहीं। अब आगे आते हैं। अब मेरे पास जो दूसरा था, एक तरीके से मैं यहाँ पे पहले एक लाइन क्लियर कर देता हूँ, मतलब दूसरा भी मैंने एक पे ऑफ बनाया हुआ था, तो उसको सॉल्व करते। ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि प्लेयर ए और प्लेयर टू कैसे काम कर रहा है, उस चीज को देखते हैं। ध्यान से देखो। तो दूसरे पे ऑफ में मैंने क्या किया, सबसे पहले लेके चल रहा हूँ कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्लेयर ए पॉइंट ऑफ व्यू। अब थोड़ा मैं स्पीड में चलूंगा, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम प्लेयर ए पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने बोला कि इफ प्लेयर बी क्या करेगा उस पर डिसीजन मेरा बेसिकली डिपेंड करता है। प्लेयर बी क्या कर सकता है ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा, तो उस टाइम पे प्लेयर ए क्या सोचेगा वो मैं लिखूंगा। मतलब इस तरीके से आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आप कि क्या लिख रहे हैं मैं। तो मान लेता हूं मैं प्लेयर ए है, तो प्लेयर ए डिसीजन लेना चाहता है, तो बट वो एक्सपेक्ट करेगा कि प्लेयर बी क्या कर सकता है। तो अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्लेयर बी ने एक्स चला होगा, तो प्लेयर ए के पास एक्स चलने और वाई चलने का ऑप्शन है। एक्स चलेगा तो उसको 1 करोड़ का फायदा, वाई चलेगा तो 2 करोड़ का फायदा। प्लेयर ए क्या चलेगा, वाई चलेगा। तो इफ प्लेयर ए एक्सपेक्टिंग कि प्लेयर बी इज प्लेइंग एक्स, तो प्लेयर ए क्या प्ले करेगा, तो प्लेयर ए भी प्ले करेगा वाई को, क्योंकि वाई में उसको ज्यादा प्रॉफिट है। अगेन, अगर प्लेयर ए एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो प्लेयर बी है वो वाई चल रहा है, वाई चल रहा है मतलब इस वाले में जा रहा है, सेकेंड कॉलम में जा रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम में प्लेयर ए के लिए एक तो ऑप्शन वन है, एक तो ऑप्शन जीरो है। ऑप्शन वन तब मिलेगा जब प्लेयर ए एक्स चले, ऑप्शन टू मतलब जीरो तब मिलेगा जब प्लेयर जो है ए वाई चले। तो अगर इफ प्लेयर ए एक्सपेक्टिंग कि प्लेयर बी जो है वो वाई प्ले करेगा, तो ऑन दैट टाइम प्लेयर ए क्या करेगा, एक्स प्ले करेगा, सो दैट कि वो 1 करोड़ का फायदा ले सके। तो यहाँ पे प्लेयर ए ने क्या किया, एक्स को प्ले किया। ध्यान सुनिएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगेन यहाँ पे प्लेयर ए के पास कोई डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं इतना लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी प्लेयर ए डोंट हैव डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। यस, ठीक है। अब आते हैं फ्रॉम प्लेयर बी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्लेयर बी पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान से देखना, अभी ये समझ जाओगे तो डोमिनेट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मान लो जब प्लेयर बी डिसीजन ले रहा है, तो प्लेयर ए क्या करेगा, वो एक्सपेक्टेशन लगाएगा कि प्लेयर ए अगर एक्स लेता है तो मैं क्या करूं, प्लेयर ए अगर वाई लेता है तो मैं क्या करूं। तो ये कौन सोच रहा है, प्लेयर बी सोच रहा है। तो प्लेयर बी के बारे में निकाल रहे हैं। तो मैंने बोला कि जब प्लेयर ए एक्स ले रहा है, मतलब आप डिसीजन ले, आप लोग प्लेयर बी हो, तो आप ये देख रहे हो कि अगर प्लेयर ए एक्स ले रहा है, तो मेरे लिए ये ऑप्शन रॉ वन में जो एक एलिमेंट वन है और एक एलिमेंट जीरो है, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। तो बताओ, इफ प्लेयर ए एक्स को प्ले करता है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप क्या प्ले करोगे, आप भी एक्स को प्ले करोगे ना, सो दैट कि आपको 1 करोड़ का फायदा हो सके। तो इफ बी इज एक्सपेक्टिंग कि प्लेयर ए विल प्ले एक्स, तो बी ऑल्सो प्ले एक्स, सो दैट कि वो 1 करोड़ का फायदा ले सके। तो बी विल प्ले, ठीक है। अगर अब मान लेते हैं, अगर बी इफ बी इज एक्सपेक्टिंग कि प्लेयर ए विल प्ले वाई, अगर प्लेयर ए वाई प्ले करे, तो अगेन प्लेयर बी के पास अब इस रो में दो ऑप्शन है, एक तो 10 एक तो 4, 10 करोड़ फायदा का, एक तो 4 करोड़ फायदा का। तो बताओ प्लेयर बी कौन सा चूज करेगा, 10 करोड़ या 4 करोड़, 10 करोड़। तो प्लेयर बी को 10 करोड़ तब मिलेंगे जब प्लेयर बी क्या करे, एक्स को प्ले करे। तो इफ बी इज एक्सपेक्टिंग कि प्लेयर ए विल प्ले वाई, स्टिल बी विल प्ले एक्स, क्योंकि एक्स में उसको ज्यादा प्रॉफिट है। तो बी अभी भी क्या करेगा, एक्स ही प्ले करेगा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बी जो है वो प्ले करेगा एक्स। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास प्लेयर बी के पास, यस प्लेयर बी के पास, प्लेयर बी हैज डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी टू प्ले एक्स, क्लियर, या टू टेक एक्स, क्लियर है। अब ध्यान सुनिएगा, कहता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। एक बात बताओ, बी को पता, एक बात, ये जो चार्ट है ये दोनों के पास है, प्लेयर ए के भी पास है एंड प्लेयर बी के भी पास।
ये चार्ट दोनों के पास है, प्लेयर ए के भी पास है, प्लेयर बी के भी पास है। प्लेयर बी को ये पता है कि प्लेयर ए के पास कोई डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं है किसी भी चीज को प्ले करने का। चार्ट अगर मेरे दोनों के पास है और हम दोनों स्किल है, मेरे को इतना नॉलेज है कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो मैं अपना बेस्ट ले सकता हूँ, आप अपना बेस्ट ले सकते हो। मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा, और आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे लिए क्या बेस्ट होगा। तो डेफिनेटली सी बात है ना कि दोनों के पास चार्ट है, तो प्लेयर बी और प्लेयर ए दोनों को एक दूसरे के इंफॉर्मेशन के बारे में पता है, एक तरीके से देखा जाए तो। क्या लेगा वो बात की बात, वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन क्या ले सकता है वो तो मैं देख कर सकता हूँ ना। तो कहने का मतलब क्या है कि प्लेयर बी को ये पता है ना कि प्लेयर ए के पास कोई भी स्ट्रेटेजी प्ले करने का डोमिनेंट नहीं है, कोई भी स्ट्रेटेजी को प्ले करने का डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं है। क्लियर है। लेकिन प्लेयर ए को जब ये चार्ट देखेगा तो वो ये तो पता कर सकता है ना कि प्लेयर बी के पास एक्स प्ले करने का डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो, ये चीजें तो दोनों प्लेयर समझ सकते हैं ना। प्लेयर ए के पास डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को प्ले करने का, ये ए को भी पता है, बी को भी पता है। प्लेयर बी के पास एक्स प्ले करने का डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, ये बी को भी पता है, ए को भी पता है। कैसे पता है? तो ये नहीं पता कि बी ने क्या किया होगा, नहीं, मेरे पास जो ये चार्ट है, इस चार्ट से मेरे को समझ में आया, क्योंकि चार्ट तो दोनों के पास है। तो एक बात बताओ, ये अगर बात पता है प्लेयर ए को कि इरिस्पेक्टिव भी मैं क्या चूज करूं, प्लेयर बी तो एक्स ही चूज करेगा, क्योंकि प्लेयर बी के पास 0 और 1 में 1 बढ़िया, और 4 और 10 में 10 बढ़िया। तो दोनों ही केस में प्लेयर बी तो एक्स ही चूज करेगा। तो प्लेयर बी के पास डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, तो प्लेयर बी कभी भी वाई के पास नहीं जा सकता। तो प्लेयर बी कभी भी वाई के पास नहीं जा सकता। तो ए क्या कह ऐसा सोच सकता है कि प्लेयर बी ने रॉ सॉरी कॉलम 2 को एलिमिनेट कर दिया होगा, क्योंकि प्लेयर बी कभी वाई के पास जा ही नहीं सकता। तो प्लेयर बी ने कॉलम 2 को एलिमिनेट कर दिया होगा। तो प्लेयर बी ने कॉलम 2 को एलिमिनेट कर दिया होगा, तो वाई के पास जा ही नहीं सकता। और प्लेयर बी हमेशा एक्स ही लेगा। तो अगर हमेशा एक्स लेगा तो प्लेयर ए इन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा, और इन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा। तो बताओ प्लेयर ए के लिए 1 बढ़िया या 2 बढ़िया, एक्स सिलेक्ट करना बढ़िया? मतलब प्लेयर ए एक्स ले या वाई ले, प्लेयर ए एक्स सिलेक्ट करे या वाई सिलेक्ट करे, उसको आउटकम तो इसी का मिलेगा ना। क्योंकि प्लेयर बी क्या करेगा, ये तो कभी ले ही नहीं सकता, इसका आउटकम कभी पहुंच ही नहीं पाओगे आप। तो प्लेयर ए के लिए आउटकम इसी का मिल सकता है। तो इनमें ये पता चल गया प्लेयर ए को कि बी के लिए डोमिनेंट स्ट्रेटेजी एक्स प्ले करना है। तो ये मेरे को पता है, मैं जानता हूँ कि आप एक्स प्ले करोगे। तो आप बताओ कि मैं क्या प्ले करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक्स प्ले करोगे, ऐसा नहीं, ऐसा मत लेने में समझो। मुझे ये पता है कि आपको एक्स प्ले करने की डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है। तो अब मैं क्या सिलेक्शन करूंगा? तो मैं क्या सिलेक्शन करूंगा, अगर मैं एक्स लेता हूँ तो 1 मिलेगा, वाई लेता हूँ तो 2 मिलेगा। तो मैं वाई लूंगा क्योंकि मेरे को 2 करोड़ फायदा होगा। तो कहने का मतलब मैं वाई चूज करूंगा। ये कब मैंने चूज किया, जब मैंने ये चीजें समझी कि आपके पास एक्स चलने का डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है। तो ये जो आपके पास आएगा, दिस विल बी दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस गेम, और ये भी यूजिंग डोमिनेंट स्ट्रेटेजी ही आया है। तो कहने का मतलब हम लोग ये लिखेंगे, solution of this game is 2, 10। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। 2, 10 कैसे आया था? तो प्लेयर ए ने वाई लिया, प्लेयर बी ने एक्स लिया। तो प्लेयर ए का पहले लिखते हैं तो वाई एंड एक्स, बाय यूजिंग बाय यूजिंग डोमिनेंट स्ट्रेटजी, बाय यूजिंग डोमिनेंट स्ट्रेटजी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, क्या ये जो सॉल्यूशन निकला 2, 10, क्या ये ऑप्टिमल भी है? क्या 2, 10 से बड़ा कोई और सॉल्यूशन हो सकता है इस पूरे गेम में? देखो 2 एंड 10 से बड़ा कोई भी ऐसा है आउटकम जो अवेलेबल हो? नहीं है। 1, 1 भी 2, 10 से छोटा है, 1, 0 भी छोटा है, 0, 4 भी छोटा है। तो 2, 10 एक सबसे बढ़िया ऑप्शन भी था, और यही गेम का सॉल्यूशन भी आया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि दिस इज आल्सो अ पेरिटो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, पेरिटो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये बात समझ में आया? बोलो। बोलिए। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, 3 डिफरेंट टाइप के गेम देखे। एक गेम में दोनों ही प्लेयर के पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजी थी, तो वो गेम डोमिनेंट से सॉल्व हुआ, जो कि प्रिजनर डिलेमा था।
एक गेम में दोनों में से किसी के पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नहीं थी, तो ये गेम डोमिनेंट से सॉल्व नहीं हुआ। क्या ये गेम सॉल्व नहीं हो सकता? गेम नंबर टू सॉल्व हो सकता है, किसी और मेथड से सॉल्व हो सकता है। मतलब ऐसा है कि कोई एक गेम किसी पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व, डोमिनेंट से सॉल्व ना हो, किसी और से सॉल्व हो जाए। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर गेम एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व हो जाए। समझ में आ रहा है? कोई एक गेम किसी एक मेथड से सॉल्व हो सकता है, किसी और से सॉल्व नहीं हो। कोई एक गेम एक से ज्यादा मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। तो ये जो सेकेंड गेम था वो डोमिनेंट से सॉल्व नहीं है, वो हो सकता है कि वो किसी और मेथड से सॉल्व हो। तो जब कोई और मेथड सीखोगे तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बट फिलहाल गेम टू डोमिनेंट से सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों में से किसी प्लेयर के पास डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं था। लेकिन जब गेम थ्री की बात करें तो गेम थ्री अगेन डोमिनेंट से सॉल्व हुआ। क्यों? क्योंकि एक किसी एक के पास डोमिनेंट था। तो मैं इन तीनों एग्जांपल से क्या एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि डोमिनेंट स्ट्रेटेजी से कोई गेम तभी सॉल्व हो पाएगा, या तो सभी प्लेयर के पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजी हो, या तो दो, अगर दो प्लेयर है तो किसी एक के पास डोमिनेंट स्ट्रेटेजी हो। क्लियर है? तो किसी एक के पास भी होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए। सो एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, मैंने अभी जो लिखा था कि एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एलिमिनेशन मेथड का क्या कंसेप्ट। मैंने बोला कि जो प्लेयर टू है, मतलब प्लेयर वन डिसीजन ले रहा है कोई पर्टिकुलर चीज का, प्लेयर टू ने डिसीजन लिया तो पहले वो प्लेयर वन के बारे में सोचा होगा। सॉरी, प्लेयर वन ने डिसीजन लिया, उसने प्लेयर टू के बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा। मान लेते हैं फर्स्ट प्लेयर वन ने डिसीजन लिए, ठीक है, तो उसने प्लेयर टू के बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा ना। तो प्लेयर टू क्या कर सकता है? तो कहता है प्लेयर टू मान लेते कन्फेस कर सकता है, प्लेयर टू मान लेते कन्फेस कर सकता है। तो प्लेयर वन के पास क्या ऑप्शन है? कन्फेस करना और डू नॉट कन्फेस करना। कन्फेस करेगा तो 5 साल के लिए जाएगा जेल, कन्फेस नहीं करेगा 10 साल के लिए जाएगा जेल। तो अगर प्लेयर टू कन्फेस करता है तो प्लेयर वन के लिए बताओ, रॉ वन एंड रॉ टू। रॉ वन मतलब कन्फेस, रॉ टू मतलब नॉट कन्फेस। तो कन्फेस करेगा या कन्फेस नहीं करेगा? कन्फेस करेगा, क्योंकि 5 साल अच्छा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर प्लेयर टू कन्फेस करता है तो प्लेयर वन के लिए रॉ वन वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, कन्फेस करना ज्यादा बेटर है। क्लियर है? आप ध्यान सुनो, अगर कहता है प्लेयर टू आपका कन्फेस नहीं करता, तो ऑन दैट टाइम प्लेयर वन क्या सेलेक्ट करेगा? अगर प्लेयर टू कन्फेस नहीं करता तो प्लेयर वन के पास अगेन दो ऑप्शन, या तो कन्फेस करे रॉ वन के साथ, या तो कन्फेस नहीं करे रॉ टू के साथ। कन्फेस करेगा तो आज ही छूट जाएगा, कन्फेस नहीं करेगा तो 1-1.5 महीने रहने पड़ेंगे। तो इसमें बेटर क्या है? आज ही छूटना ना। तो अगेन प्लेयर वन के पास क्या है? कन्फेस करना इज बेटर, मतलब रॉ वन इज बेटर। तो एक लाइन में लिख रहा हूँ, एक में क्या बोल सकता हूँ कि जितने भी आउटकम्स रॉ वन एंड रॉ टू में है, प्लेयर वन के लिए रॉ वन का आउटकम ज्यादा बेटर है इन कंपेयर टू रॉ टू। क्योंकि प्लेयर टू कुछ भी करे, रॉ वन सेलेक्ट करना प्लेयर वन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन कहला सकता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि प्लेयर वन रॉ टू को एलिमिनेट कर देगा? तो प्लेयर वन ने क्या किया? रॉ टू को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि प्लेयर टू कुछ भी करे, मेरे लिए रॉ वन वाले ऑप्शन को चूज करना बेस्ट ऑप्शन है। तो प्लेयर वन ने क्या किया? रॉ टू को एलिमिनेट कर दी। अब आते हैं प्लेयर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, मतलब प्लेयर टू को डिसीजन लेना है। तो प्लेयर टू जब डिसीजन लेगा तो प्लेयर वन के बारे में सोचेगा। तो प्लेयर टू डिसीजन ले रहा है कि मैं क्या करूं, कन्फेस करूं या कन्फेस ना करूं। तो प्लेयर टू ने पहले सोचा कि प्लेयर वन क्या करता है। तो मान लेते प्लेयर वन ने बोला कि मतलब प्लेयर टू सोच रहा है कि प्लेयर वन कन्फेस करेगा। तो प्लेयर वन कन्फेस करेगा तो प्लेयर टू के लिए दो कॉलम है, एक तो कॉलम वन, एक तो कॉलम टू। कन्फेस करना, कन्फेस नहीं करना। कन्फेस करेगा तो 5 साल के लिए जाएगा, कन्फेस नहीं करेगा तो 10 साल के लिए जाएगा। तो बताओ कौन सा बेटर ऑप्शन? कन्फेस कर लेना। तो प्लेयर टू के लिए कॉलम वन सिलेक्ट करना बेटर ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए, इसको रिमूव करते हैं। अब मान लेते हैं प्लेयर टू ने प्लेयर ये सोचा कि प्लेयर वन अगर मान लेते डू नॉट कन्फेस करता है, तो डू नॉट कन्फेस करता है तो बताओ प्लेयर टू के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन? डू नॉट कन्फेस करेगा तो मतलब इनमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा प्लेयर टू को, जिसमें कि जीरो या -0.1 में से कोई एक चीज सिलेक्ट कर सकता है। जीरो तब जब वो कॉलम वन को सिलेक्ट करे कन्फेस, और -0.1 तब वो कॉलम टू को सिलेक्ट करे डो नॉट कन्फेस। कौन सा बेटर? कन्फेस बेटर है, कॉलम वन बेटर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि प्लेयर टू के लिए भी इरिस्पेक्टिव, ध्यान सुना, प्लेयर टू के लिए भी इरिस्पेक्टिव क्या सिलेक्ट हो रहा है, प्लेयर वन के द्वारा क्या सिलेक्ट हो रहा है वो छोड़ो, इरिस्पेक्टिव की प्लेयर वन क्या सिलेक्ट कर रहा है, कॉलम वन वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ प्लेयर टू कॉलम टू को एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन उसके लिए बेटर है ही नहीं। तो प्लेयर वन के द्वारा रॉ वन एलिमिनेट हो गया, प्लेयर टू के द्वारा रॉ कॉलम टू एलिमिनेट हुआ, तो क्या बचा? ओनली ये बचा। तो ये इस गेम का सोल्यूशन होगा। और आपने नॉर्मली यही इस गेम का सोल्यूशन निकाला है। तो अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, थोड़ा एक लाइन लिख सकता हूँ, जिससे मैं यहाँ पे थोड़ा लिखना चाहता हूँ। ध्यान से देखो, मैंने बेसिकली थोड़ा लिखा हुआ है। देखिए, मैं एक यहाँ पे, चलो यहाँ लिखता हूँ।
मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू लिखता हूँ। फोर ए, जो प्लेयर ए है या प्लेयर वन लिखते हैं, ठीक है। तो फोर प्लेयर वन, ठीक है, जो रॉ वन है इज द बेटर, इज द बेटर ऑप्शन इन कंपेयर टू, इन कंपेयर टू रॉ टू, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑल एंट्रीज ऑफ रॉ वन इज बेस्ट ओवर ऑल एंट्रीज इन रॉ टू, देयरफॉर, इससे क्या होगा पता है आपको? मैं तो आगे लिख रहा हूँ, देयरफॉर जो रॉ वन है, रॉ वन विल डोमिनेट, ये डोमिनेट करेगा, विल डोमिनेट ओवर रॉ टू, फोर प्लेयर वन के लिए, फोर प्लेयर वन। सो रॉ टू इज एलिमिनेटेड बाय रॉ वन। सो रॉ टू क्या होगा? क्या रॉ वन नहीं, प्लेयर वन, प्लेयर वन लिख लो इसे, बाय प्लेयर वन। सिंस रॉ वन के सारे एंट्रीज जो है वो रॉ टू से बेटर थे, तो रॉ वन जो है रॉ टू को डोमिनेट करेगा, तो रॉ टू प्लेयर वन के द्वारा क्या होगा, एलिमिनेट कर दिया जाए। सिमिलरली फॉर प्लेयर टू के लिए लिखोगे आप कि कॉलम वन इज द बेटर ऑप्शन इन कंपेयर टू कॉलम टू, बिकॉज ऑल द एंट्रीज इन कॉलम वन इज बेटर इन कंपेयर टू कॉलम टू। तो कॉलम वन जो है वो डोमिनेट करेगा कॉलम टू को, तो प्लेयर टू के द्वारा कॉलम टू एलिमिनेट कर दिया जाए। तो कॉलम वन रॉ, रॉ टू इसने एलिमिनेट किया, कॉलम टू इसने एलिमिनेट किया, तो आंसर आपके पास ये आ गया। तो ये चीज आप एक तरीके से मेंशन कर सकते हो जब भी आप मान लीजिए पेपर में सॉल्यूशन लिखोगे इस टाइप की बेसिक गेम का, तो आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बाकी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इतना जो आपको बताया है, फोर ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ये सब भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा तरीका अलग हो सकता है जो मैं पढ़ेंगे, मतलब रीडिंग्स के अकॉर्डिंग कुछ चीजें, सिंबल लिखने का तरीका वो सब अलग हो सकता है। मैंने जैसा आपको क्या बताया कि मैं थोड़ा पहले एक दो क्लास आपको अपने तरीके से समझाऊंगा कि चीजें क्या है। जब आप अपने तरीके से समझ जाओगे ना कि क्या हो रहा है, तो उसको आप अलग अलग ऑथर जैसे बोलेगा करने के लिए वैसे कर दोगे। अलग अलग ऑथर क्या कर सकता है, यही तो कर सकता है ना कि आपका सिंबल चेंज कर देगा, बोलेगा लिखो इस तरीके से, कर दोगे। हमें बस गेम सॉल्व करना चाहिए, बाकी गेम सॉल्व करने के बाद कैसे रिप्रेजेंट करना है जैसा आप बताओगे वैसा कर देंगे। दैट्स इट। ये समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ गेम थ्योरी। गेम थ्योरी के इसेंशियल टर्म्स क्या होते हैं वो, इसके बाद मैंने उसमें से आपको, जो गेम थ्योरी का दो पार्ट था, एक साइमल्टेनियस एक सिक्वेंशियल, जिसमें कि साइमल्टेनियस मैंने स्टार्ट किया। साइमल्टेनियस गेम को सॉल्व करने का कई सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें कि मैंने पहला मेथड डोमिनेंट स्ट्रेटेजी स्टार्ट करके आपको हर चीज समझा दी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, दैट इज इसका जो सॉल्यूशन आता है जिसको हम लोग नैश भी कहते हैं, वो नैश कैसे करेंगे, और कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सो ये आज की क्लास का पूरा कंसेप्ट था। अच्छा, गेम थ्योरी जो है बेसिकली कुछ लेक्चर ये आप आई थिंक लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे होंगे एज अ डेमो की तरह, एज अ ट्रायल की तरह। जो पूरा कोर्स रहेगा इकोनॉमिक्स और सेमेस्टर 5 गेम थ्योरी का, वो हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा, और एप्लीकेशन का नाम क्या है, SIG क्लासेस। और अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो आपको एक माई इंस्टीट्यूट ऐप करके डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहां पे ORG कोड होता है ELET। तो मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, 6203360410, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर करके जो भी आपको डिटेल्स चाहिए क्लासेस को लेकर, फीस को लेकर, कोई भी चीज को लेकर, तो आप आराम से मेरे से पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा, एंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट हो तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय गाइस।